अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिक कैलकुलेशंस के हवाले से है। तो बेसिक कैलकुलेशंस मतलब कि जितने भी बेसिक किस्म की कैलकुलेशंस होती है वो किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हमने एग्जांपल्स तैयार रखी हुई है आपके लिए, फिर डायरेक्ट टाइम बचे आपको और आप डायरेक्ट ये चीज़ें समझ लें। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है मैनुअल कैलकुलेशन। मैनुअल कैलकुलेशन के अंदर सिंपल ये किया जाता है कि इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कि आप इक्वल लिखें, इक्वल के साथ जो अमाउंट आपको प्लस करवानी है वो अमाउंट लिखी, प्लस लिखा और 4 लिख दिया, तो वो आपके पास रिजल्ट ले आएगा। इसी तरह माइनस भी करवा सकते हैं आप। मल्टीप्लाई के लिए आप कीबोर्ड से स्टेरिक का बटन यूज़ करते हैं जो शिफ्ट दबाकर ए प्रेस करने से आ जाता है। और इसी तरह आप डिवाइड भी करवा सकते हैं और इसी तरह आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। तो ये सारे फार्मूला आपके बेसिक है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। हमने करना सिंपल ये होगा, इक्वल आपने प्रेस किया, आपने कहा कि 2 + 2, इंटर आपने किया, तो देखिए 2 + 2 आपके पास जो आंसर है वो यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह आपने कहा कि 4 - 2, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। फिर आपने कहा कि 6 × 2 12, आपने कहा कि 8 / 2, तो 8 को डिवाइड किया आपने 2 से, यानी कि 4 आ गया। और फिर आपने कहा कि मुझे 100% 100 जो हमारी फिगर आ रही है उसका 10% निकालना है, तो हमने 100 लिखा, मल्टीप्लाई 10 और शिफ्ट दबा के हमने 5 दबा दिया ताकि हमारे पास परसेंटेज का बटन आ जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो 10 का 100 का 10% निकाल के ले आएगा, तो 100 का 10% यानी 10 बना। अब इस मैनुअल कैलकुलेशन में आपके पास एक नुकसान ये होता है कि अगर आप यहाँ पे कोई फिगर चेंज करते हैं तो सामने इसका रिटर्न नहीं आता आपके पास। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक फार्मूलाज। ऑटोमेटिक भी वैसा ही है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आप नंबर हाथ से लिखने के बजाय सिलेक्शन लेंगे। जैसे कि एग्जांपल हमने यहाँ पे दी हुई है आपके सामने कि A2 यानी ये A कॉलम है और ये इसका 2 कॉलम है। तो अब यहाँ पे A2 में जो, यानी A5 आप समझ लें कि A5 में जो भी आपके पास फिगर आ रही हो उसको प्लस करवा दे B5 से। इसी तरह आपने कहा A6 के अंदर जो फिगर आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दे B6 से। अब इसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, इन सबको हम डिलीट करवा देते हैं। और ये आपने ऑटोमेटिक कैसे करना है ये देख लें। आपने इक्वल प्रेस किया, अब आप हाथ से नहीं लिखेंगे, आप सिलेक्शन लेंगे उस सेल की जिसको आपको प्लस करवाना है। फिर आपने प्लस का बटन दबाया और उसका अगला सेल आपने ले लिया, इंटर। तो देखिए यही आपके पास आ गया कि जब आपने 4 और 2 को प्लस करवाया तो यहाँ पे आपके पास 6 आ गया। यहाँ पे आप आए नीचे, इक्वल दबाया, आपने कहा इस सेल को माइनस करवा दे इस सेल के साथ, तो A6 यानी ये ब्लू रेंज आ रही है, यहाँ पे कलर भी मेंशन कर रहा है आपके पास, A6 - B6 यानी जो रेड सिलेक्शन आ रही है, एंटर आपने किया। फिर उसके बाद मज़ीद आप यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं कि A4 मल्टीप्लाई कर दे B4, यानी A7 × B7, इंटर किया आपने, तो 6 × 2 12 हो गया आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास है कि 8 को, यानी A8 को डिवाइड कर दे B8 से, तो आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 4 आएगा। और इसी तरह आपने यहाँ पर 100 × 10%। अब देखिए 10 के साथ परसेंट लगाना लाजमी है। जब आप ऑटोमेटिक करते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर देते हैं कि इस सेल को इस सेल से मल्टीप्लाई करें और उसमें अगर परसेंट लगा होगा तो वो उसको परसेंट निकाल के ले आएगा। आपने यहाँ पे एंटर किया, तो ये अब आपके पास आ गया 10। तो ये था आपका ऑटोमेटिक फार्मूला। अब इसका फ़ायदा ये है कि जब यहाँ पर आप अमाउंट चेंज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा। इंटर करते हैं हम, इसी तरह यहाँ पे आपने अमाउंट 4 किया तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, 4 - 4 0 0। अब हमारे पास उसके बाद हमारे पास है पेस स्पेशल। अब देखिए पेस स्पेशल भी इसी तरह कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है कि अगर सपोज़ करें आपने कुछ फिगर्स यहाँ पर लिख दी और लिखने के बाद आपको याद आया कि इस सब फिगर के अंदर आपने 1 मज़ीद ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1। अब देखिए हमने इवन नंबर लिखे हैं 2 4 6 8 10 और इन सब के अंदर हमें 1 ऐड करना है। तो 1 पे आपने क्लिक किया, कॉपी करवाया, कॉपी करने के बाद इन सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप आएंगे पेस स्पेशल और यहाँ पे आप कर देंगे ऐड। जैसे ही आप ऐड प्रेस करेंगे तो जो ये इवन नंबर आ रहे हैं 2 4 6 8 10, इन सब के अंदर 1 का इजाफा कर देगा। अब देखें
जो इवन था वो सारे आपके ओड नंबर हो गए, यानी 3, 5, 7, 9, 10। इसी तरह आप दोबारा चाह रहे हैं कि इन सब में से 1 माइनस करवाना है, तो आपने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया और उन सेलों को सेलेक्ट करवा दिया जिसमें आपने कैलकुलेशन करवानी है। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में आप आए और यहाँ से आपने इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ओके, तो अब देखें सब में इसने सब्ट्रैक्ट करवा दिया। इसी तरह आप कहते हैं कि जितनी भी फिगर्स आ रही है उनको 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो बिल्कुल वही कंसेप्ट यूज़ होगा। कॉपी किया आपने 2 को, अब 2 को किस पे कैलकुलेट करवाना है, तो हमें इन सब पर कैलकुलेट करवाना है। पेस्ट स्पेशल में आप आए, यहाँ से आपने कहा मल्टीप्लाई करवा दें, या फिर आपके पास डिवाइड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फिलहाल हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए कि इसने इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जो वैल्यू आ रही थी सबकी इसने मल्टीप्लिकेशन लेके आ गया। अच्छा, मज़ीद यहाँ पर आते हैं। अब हमारे पास अगली चीज़ है मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स हमारा ये होता है कि ऊपर जो हम काम कर रहे थे उसमें हमने सिर्फ 2 कॉलम्स को सेलेक्ट किया हुआ था, यानी 1 कॉलम और 2 कॉलम। लेकिन अब हम मज़ीद यहाँ पर 3 कॉलम को कैलकुलेशन करवाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है इसका। आपने इक्वल प्रेस किया, आपने कहा ये सेल यानी A15 प्लस कर दे, B15 प्लस कर दे, C15, इंटर आपने किया। तो अब यहाँ पे आपके पास 6 आंसर आ गया। ये इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर टाइप भी किया हुआ है। इसी तरह आपने ये सेल लिया, माइनस करवा दे, 8 को माइनस करवाए 4 से तो आंसर 4 बचेगा, और फिर आपने कहा मज़ीद माइनस करवाए 2 से तो आंसर आपके पास 2 आएगा। फिर आप यही कैलकुलेशन यहाँ पर भी करवा सकते हैं कि इस 2 को मल्टीप्लाई कर दे इस 2 के साथ, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करवा दे मज़ीद 2 के साथ, यानी 8 हो जाए। अच्छा, मज़ीद आपने कहा कि 10 को डिवाइड कर दे 2 से, और जो 2 आएगा आपको उसको डिवाइड कर दे 2 से, तो फिर आपके पास जो आंसर आया वो 2.5 आ गया। यानी 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5 आया, और 5 को डिवाइड किया 2 से तो आपके पास 2.5 आ गया। ये बिल्कुल मेन बेसिक कैलकुलेशंस है। अच्छा, अब इन तमाम कैलकुलेशंस के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि जब आपका काम काफ़ी बढ़ जाएगा और आप उस सूरत में फार्मूला मैनुअल लिखने के बजाय ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करवाएंगे। उसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने कहा कि हमारे पास एक ये, इसमें 2 चीज़ हम मेंशन करेंगे कि एक सेल लॉक आपका हो जाए और दूसरा आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ड्रैग या ड्रॉप के ज़रिए हो जाए। वो किस तरह से कि आपने कहा कि हमारे पास, इन सबको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वांटिटी 1 है, ये हमारा एक सेल का चार्ट है जिसके अंदर हमारे पास क्वांटिटी 1 है और प्राइस 100 है। अब इन सबको एक साथ कैलकुलेट करवाना है, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस कर देंगे, आपके पास 100 आ गया। अब हम हर जगह पे फार्मूला टाइप नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करते हुए यहाँ से नीचे लेके आ जाएंगे। तो देखिए ये इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर दी, यानी 6 × 600, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया। एक ये तरीकाकार भी आपके पास है, हम Ctrl+Z कर देते हैं। और दूसरा तरीकाकार है आपके पास का, आपको पता है कि आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो जैसे ही इस ब्लैक पॉइंटर जो आपको नज़र आ रहा है, जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो देखिए ब्लैक पॉइंटर बना हुआ आ रहा है, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपका टाइम बचा लेगा और ऑटोमेटिकली जितने भी फार्मूले आपने लगाए थे वो सारे इस पर अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास इसमें ही एक और चीज़ है, और वो है कि जितनी भी हमारी अमाउंट आ रही है इसके अंदर अभी हमने टैक्स ऐड नहीं किया। हम चाह रहे हैं इन सब का अलग से टैक्स भी निकल आए। तो टैक्स निकालने के लिए जो तरीकाकार होता है, आपने कहा कि टैक्स कितना निकालना है, 10%। अब 10% निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी अमाउंट आई है आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10% से। तो यहाँ पे आपके पास आ गया कि 100 जो आपकी अमाउंट थी उसका 10% 10 बनता है। लेकिन अगर यहाँ से आप वही कमांड यूज़ करेंगे ड्रैग वाली, तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो वो जो आपकी सिलेक्शन थी 10% के ऊपर वो भी नीचे आती जाएगी, और साथ साथ ये भी सिलेक्शन नीचे आती जाएगी। देखिए, लेकिन हमें ये सिलेक्शन तो नीचे लानी है, लेकिन जो हमारा 10% यानी टैक्स वाला रेट है वो हमारा नीचे ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल यहाँ पर इसको दोबारा डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम आते हैं। आपके पास फार्मूला सिंपल ये था कि आपने कहा था कि यहाँ पर हमारे पास इक्वल, इस सेल को मल्टीप्लाई करवा ले इस सेल के साथ, और जिस सेल को आप नीचे नहीं लाना चाह रहे यानी इसको लॉक करना चाह रहे हैं, तो इसका तरीकाकार क्या है कि आपने जो टैक्स आपके पास आ रहा है उससे पहले आपने डॉलर और उसके बाद आपने डॉलर लगा दिया। तो डॉलर का कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी सेल आप लॉक करना चाह रहे हैं कि वो मूव ना हो, बाकी सेल नीचे मूव होता रहे, तो उसके लिए आप ये डॉलर का इस्तेमाल करते हैं।
तो कीबोर्ड से भी आप प्रेस कर सकते हैं, या आप फार्मूला ऑन करने के बाद, क्लिक करने के बाद F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो भी आपके पास ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने इंटर किया, अब अभी तो वही कॉन्सेप्ट है पहले वाला, लेकिन अब जब बस आप नीचे लेके आएंगे तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये सेल तो नीचे आ रहा है, लेकिन ये सेल अपनी जगह पे रुका हुआ है। इसी तरह हम मजीद इसे नीचे लेके आते हैं। अब देखें ये साथ साथ नीचे आता जा रहा है, ड्रैग कर देते हैं हम, तो हमारा जो ये रेड वाला सेल है ये वहीं पर रुका हुआ है जहाँ वो पहले रुका हुआ था। तो ये आपके वो बेसिक कैलकुलेशंस थी जो आप डेली एक्सेल में यूज़ करते हैं और आप इसके लिए काफ़ी परेशान होते हैं, तो वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारा फार्मूला है वो है कॉन कॉन्टिनेंट। ये कॉन कॉन्टिनेंट काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है ये बेसिक सा फार्मूला, लेकिन इसकी कुछ लॉजिक्स होती है, तो उसकी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है कि हम इस एक कॉन कॉन्टिनेंट को किस किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अगर आप कॉन कॉन्टिनेंट इस्तेमाल नहीं करते तो उस सूरत में इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है सिंपल सा, वो भी आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन कॉन्टिनेंट से मुराद यहाँ पर ये होता है कि आप मुख्तलिफ सेल्स को मिलाकर एक ही सेल में डेटा ला सकते हैं। अगर सपोज करें कि आपके पास प्रोडक्ट अलग कॉलम में आ रहा है, कस्टमर्स अलग कॉलम में आ रहा है और टोटल उसका अलग कॉलम में आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये तीनों एक ही सेल के अंदर आ जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है कॉन कॉन्टिनेंट। अब इसका इस्तेमाल सिंपल होता है कि आप सबसे पहले लिखेंगे कॉन कॉन्टिनेंट। आपसे पूछ रहा है कि टेक्स्ट वन कौन सा है जिसे आप मिलाना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद कॉमा लगा दिया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, इंटर कर दिया, तो सिंपल ये दो नाम जो अलग अलग कॉलम्स में थे वो एक ही सेल के अंदर ले आया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी कि वो जब इन दोनों को एक साथ लेके आया है तो इसमें स्पेस नहीं है नामों के दरमियान, तो इसको स्पेस देने के लिए हमने बिल्कुल सेम टू सेम नीचे और भी एग्जांपल्स दिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने यही फार्मूला दोबारा रिपीट करना है। कॉन कॉन्टिनेंट ब्रैकेट आपने लगाया, फिर आपने कहा कि ये सेल, और आप कॉमा के बजाय एंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि ये दोनों सेल इस तरह से भी दिखाए, तो वो भी करेक्ट था और ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही यूज़ होगा, सेम ही रिजल्ट आपके पास आएगा। अच्छा, अब मैं इसे बार बार लिखने के बजाय इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, और अब हम चाहते हैं कि इनके दरमियान स्पेस भी आ जाए या डैश आ जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने उसी फार्मूले को पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद इनके दरमियान एंड के बाद, यानी जहाँ से आप उसके अलग करना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, डैश और इन्वर्टेड कॉमा और फिर आप एंड लगा दें। तो अब इसका मकसद ये हुआ कि कॉन कॉन्टिनेंट यानी कि डेटा E3 से उठा के लाएगा और उसके बाद डैश लगाएगा और फिर उसके बाद B3 का डेटा ले आएगा। इसे इंटर करते हैं। अच्छा, इक्वल्स भी आप यहाँ पे लगा लीजिएगा लाजमी। तो अब देखिए हुआ ये कि पहले जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे थे वो इस तरह से थे और अब जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास इस तरह से। इसी तरह अगर आप चाहते हैं इसके अंदर डैश की जगह स्पेस लगाना चाहते हैं, तो आप डैश के बजाय यहाँ पर आप सिंपल स्पेस दे देते, इंटर करते, तो अब आपके पास डेटा इस तरह से लिखा हुआ आ जाता। इसी तरह बिल्कुल आप चाह रहे हैं कि अब हमें 2 कॉलम के बजाय 3 कॉलम लाने, यानी साथ में टोटल भी शो करवाना है, तो हमने वही काम करना है बिल्कुल विजिट इस। हम इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंप्लीट, यहाँ पे आए, पेस्ट कर दिया। अब देखिए पूरा वही तरीका कार है जो पहले यूज़ हुआ था, पर इसका यहाँ पर आपका इतना होगा कि आपने B3 के बाद, यहाँ पे आपने कहा कि B3 के बाद जो कॉलम आ रहा है कस्टमर का, उसके बाद आपने कहा एंड, यानी इसको अलग करें, उसके बाद लिखा हुआ आ जाए आपके पास, आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, उसमें लिखा हुआ है टोटल, यानी ये मैनुअल लिखा हुआ आएगा, ये लिखा हुआ आ जाए। उसके बाद एक और एंड आपने लगाया और आपने कहा कि मुझे ये सेल भी चाहिए, इंटर आपने किया, तो अब देखिए आपके पास नाम लिखा हुआ आ गया, साथ में टोटल और साथ में अमाउंट, लेकिन इनके दरमियान स्पेस नहीं आया। तो स्पेस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पेस ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम एक स्पेस ऐड कर देते हैं, इंटर। तो अब देखिए बिल्कुल नाम, उसके बाद कस्टमर, उसके बाद टोटल, ये आ रहा है। इसी तरह अगर आप ये फार्मूला यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि ये काफ़ी लेंथी फार्मूला है और सिंपल वे में इसका काम हो जाए, तो इसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है और वो होता है आपका इक्वल। आपने प्रेस किया, आपने कहा ये सेल एंड ये सेल दोनों को मिला के लिया है,
लेकिन यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो यहाँ रिजल्ट हमारा आ रहा था वही रिजल्ट यहाँ पर भी आ रहा है। दरमियान में स्पेस देना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इक्वल ये सेल लिया, एंड आपने लगाया, उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर एंड, और अब आपने दूसरा सेल ले लिया। इसी तरह मज़ीद आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो फिर आप एक और एंड लगाते, फिर आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा एंड, और आपने कहा ये टोटल भी साथ लिखा हुआ आ जाए। इसी तरह जैसे जैसे आप बीच में कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो आप फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे भी आप टोटल लिख सकते हैं, स्पेस इंटर। तो वही चीज़ जो हमारा कॉन्टिनेंट का फार्मूला यूज़ कर रहा था वही काम यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन फ़र्क यहाँ पर इतना है कि अगर आप सिंगल कॉन्टिनेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे उसके बजाय आप ये भी कमांड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप मुख्तलिफ फार्मूलों को मिला के चलाएंगे तो वहाँ पर ये फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो इसके लिए लाजमी आपको इसी फार्मूले को फॉलो करना होगा। तो सिंपल आपकी क्लास थी कॉन्टिनेंट के हवाले से। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये आज की हमारी क्लास है कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड्स, कि अगर आप कोई भी नंबर लिखें तो वो वर्डिंग में कैसे लिखा हुआ आ जाए। फॉर एग्जांपल अक्सर आपने चेक्स के ऊपर देखा होगा कि वहाँ पे अमाउंट भी लिखी होती है और उस अमाउंट को वर्डिंग में भी लिखा हुआ होता है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक, सबसे पहले कि हमारे पास ये डेवलपर टैब ऑन होना चाहिए। अगर ये आपके पास ऑन नहीं है तो इसके लिए किसी भी टैब पे जाके आप राइट क्लिक कस्टमाइज द रिबन, और यहाँ से आप ये आपके पास डेवलपर टैब आप इसे ऑन करवा लेंगे। जैसे आप इसे ऑन करवा लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हमें इस्तेमाल करना है विजुअल बेसिक का, और एक कोडिंग हमारे पास पहले से मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए हम नंबर को वर्डिंग में दिखाएंगे। सिंपल, हमने ये जो कोडिंग हमारे पास मौजूद है तो ये हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, ये नेट से अवेलेबल हो जाती है, और हम इसे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी रख देंगे ताकि वहाँ से फाइल आप उठा सकें। आपने कंट्रोल ए और सी कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप यहाँ से आगे विजुअल बेसिक के अंदर, यहाँ से आप जाएंगे इंसर्ट और मॉड्यूल्स, और यहाँ पे आके आपने ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फाइल सेव, और आप इसे सेव करवाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक के अंदर। हमने इसे कोई भी नाम दे दिया, फिलहाल सेव कर दिया, और इसे हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेल नंबर ब्रैकेट, और ये हमने सेल लेकर ब्रैकेट बंद इंटर कर दिया। अब कह रहे हैं नो डॉलर एंड नो सेंट्स। अब जैसे ही यहाँ पे आप लिखते हैं 1500, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जैसे आपने लिखा 1500 तो लिखा हुआ आ गया $1500 एंड नो सेंट्स। अगर आप इसे सेंट्स में लिखना चाहते तो 15.30 सेंट, तो अब देखिए $15.30। यहाँ पर ये आपके पास ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है। अब ज़ाहिर है कि हम तो इसे यूज़ करते हैं रुपीज़ के अंदर, हमारा डॉलर या सेंट से काम नहीं होता, तो इसके लिए हमें दोबारा डेवलपर विजुअल बेसिक, और ये जो हमने कोडिंग्स लगाई थी यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये कि हमारे पास जो डॉलर आ रहा है वो रुपीज़ में आ जाए। तो सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना, सबसे हम यहाँ पे टॉप पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी डॉलर दिया हुआ है, आपने इसी डॉलर्स को सेलेक्ट करवाया, कॉपी किया, और कंट्रोल एफ यहाँ पर फाइंड में आके यहाँ से आ जाएंगे रिप्लेस के अंदर, कि जहाँ पर भी डॉलर लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए रुपीज़। आपने रिप्लेस ऑल कर दिया, ओके। इसी तरह अब इसको दोबारा हम सेव करवा लेंगे। हम यहाँ से इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं फ़िलहाल, और अब यहाँ पे हमने लिखा 1500, तो अब देखें आपके पास लिखा हुआ है 1500 रुपीज़ एंड नो सेंट। तो ज़ाहिर अब ये हमें सेंट तो नहीं चाहिए, तो इसलिए हम सेंट की जगह पे पैसा लेके आ जाएंगे। तो इसके लिए हम दोबारा यहाँ पर वीवी के अंदर आएंगे, और जहाँ पर भी ये सेंट्स लिखा हुआ आ रहा है आपने इसे कॉपी किया, यहाँ से आप रिप्लेस में आ गए, कंट्रोल एच शॉर्टकट है इसकी। सेंट की जगह आपने यहाँ पे कह दिया कि ये आ जाए पैसा, और रिप्लेस ऑल कर देना है, ओके। बंद किया आपने इसे, और इसे आपने एक मरतबा सेव करवा दिया। अब जब भी आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, फॉर एग्जांपल 5.50, तो देखिए 5 रुपीज़ एंड 50 पैसा। इसी तरह आपने डाला 2100.50 पैसा, तो 2100 रुपीज़ एंड 50 पैसा।
तो सिंपल ये आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए छोटा सा फार्मूला बेल्टन हो जाता है। अगर आप पहले इसके देखें तो ये फार्मूला आपको नज़र नहीं आएगा, ये हमेशा इस कोडिंग के बाद आता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अब हम आए हैं आपके सामने काउंट फार्मूला लेकर कि काउंट में जो जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं नॉर्मल या बेसिक आप कह लें, तो वो ये फार्मूले होते हैं। तो हम यहाँ पर हम इसे बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर काउंट के हवाले से। तो हमने इससे पहले भी पढ़ा था, लेकिन हम फिर भी इसे रिपीट कर रहे हैं। हमने लिखा काउंट ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट कर ले कि कितने सेल्स के अंदर वैल्यू मौजूद है। जैसे आपने इंटर किया तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी नंबर्स मौजूद नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट मौजूद है। अगर कहीं पर नंबर्स मौजूद होते तो ये उसे काउंट कर लेता। काउंट से मतलब यहाँ पर सम नहीं है, काउंट से मतलब यहाँ पे गिनना है कि आया कितने सेल के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये हमें बता रहा है कि 103 सेल के अंदर नंबर मौजूद है। इसी तरह अगला आपके पास सेल है काउंट ब्लैंक। तो ये काउंट करता है उन सेल्स को जो खाली होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट किया कि यहाँ से यहाँ तक कितने सेल ऐसे हैं जो खाली है, ब्रैकेट बंद, इंटर आपने किया तो कह रहा है कि एक सेल आपके साथ इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। अगर किसी एक सेल में से आप डेटा डिलीट करवा दें, सॉरी ये एक सेल में से डेटा आपने खाली कर दिया तो ये बता रहा है कि आपके पास एक सेल खाली पड़ा हुआ है। इसी तरह एक और में से हम खाली कर देते हैं तो ये आपको बता रहा है कि इस वक्त आपके 2 सेल खाली है जो आपने रेंज ली हुई है। इसी तरह आपके पास काउंट ए होता है। अच्छा, एक और चीज़ की जो आपका काउंट का फार्मूला था तो वो सिर्फ काउंट कर रहा था नंबर्स को, और काउंट ब्लैंक था वो काउंट कर रहा था आपके ब्लैंक सेल को। इस तरह आपके पास सिंपल एक फार्मूला होता है काउंट ए। काउंट ए के अंदर वो सबको काउंट कर लेगा, यानी अगर टेक्स्ट हो या नंबर हो वो दोनों को काउंट कर लेगा। ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, इंटर किया तो इस वक्त आपके पास टोटल 11 सेल है जिनके अंदर वैल्यूज़ मौजूद है। तो आप यहाँ पे काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए काउंट के अंदर ऐसा नहीं था, काउंट सिर्फ नंबर्स को गिनता है, लेकिन काउंट ए यानी काउंट ऑल तो वो नंबर को भी गिनेगा और टेक्स्ट को भी गिनेगा। उसके बाद बात करते हैं हम काउंट इफ्स के हवाले से। तो काउंट इफ्स आपका यूज़ होता है कि अगर आप किसी खास प्रोडक्ट और ख़ास कस्टमर को काउंट करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट इफ्स। यहाँ हम इसे डिलीट कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा काउंट इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट किया हमने। पहले कह रहे हैं क्राइटेरिया रेंज कौन सा है, तो हमने कहा ये हमारा एक क्राइटेरिया रेंज है, कॉमा। उसके बाद कह रहा है किस क्राइटेरिया को आप सर्च करना चाह रहे हैं। हमने कहा जो भी यहाँ पे लिखा हो तो इस रेंज के अंदर से उसको ढूंढ के लेके आए कि बताए कितनी मरतबा ये प्रोडक्ट आई है। फिर मज़ीद कॉमा आपने लगाया, फिर आपने कहा क्राइटेरिया 2 रेंज, तो ये हमारी हो गई क्राइटेरिया 2 रेंज कि इसमें से भी सर्च करें, क्या सर्च करवाना है, कॉमा जो यहाँ पे लिखा हुआ हो। ब्रैकेट बंद किया, इंटर कर दिया आपने। तो अब देखिए जहाँ पर भी हमने कहा फॉर एग्जांपल अनीस सैरब लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर फिर लिख दिया एलपी, तो देखिए यहाँ पे बता रहे कि अनीस सैरब और एलपी की एक मरतबा आ रहा है। तो इसी तरह आप इसको यहाँ पे एंड कर देंगे। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सम इफ का फंक्शन, बिल्कुल एज इट इज एक फंक्शन हमारे पास होता है काउंट इफ के हवाले से। काउंट इफ यानी सम प्लस करने के लिए यूज़ होता है और काउंट गिनने के लिए यूज़ होता है कि आया ये आइटम कितनी मरतबा सीरीज़ में हमारे पास आ रहा है, यानी इसकी टोटल तादाद कितनी है। तो इसके लिए बिल्कुल वैसे ही आपने करना है, यहाँ पे इक्वल लगाया, आपने कहा काउंट इफ यानी काउंट कर ले। वही तरीकाकार है कि आपने रेंज ली, कॉमा लगाया, फिर पूछ रहा आपसे क्राइटेरिया कौन सा है, क्राइटेरिया आपने ये सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपने यहाँ पर अगर काउंट इससे करवाना चाह रहे हैं या फिर सिंपल हमने इसको यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं, इंटर। अब हमारे पास इसी आइटम को हम यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो हमें ये बता रहा है कि अनीस सिरप हमने 10 मरतबा परचेज़ किया है। अगर आप इसके अलावा अलाइस मॉर्टन देखना चाह रहे हैं, आपने इसे कॉपी यहाँ पे आप इसे प्रेस कर दें तो आपको बता रहा है कि अलाइस मॉर्टन आपके पास सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है। तो ये किसी भी खास प्रोडक्ट को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आया ये आइटम आपके पास कितनी मरतबा परचेज़ हुआ है। तो एक आपने समय देखा था कि आया उसकी अमाउंट को प्लस कर ले, और एक आपके पास काउंट इफ है जो ये मेंशन करने के लिए कि आया प्रोडक्ट कितनी बार आपने परचेज़ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम
जी, आज की जो हमारी क्लास है वो डबल वीलुकअप के हवाले से है। तो सिंगल वीलुकअप ऑलरेडी हम पहले अपनी क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि सिंगल वीलुकअप पे किस तरह से काम किया जाता है। बिल्कुल उससे रिलेटेड डबल वीलुकअप होता है, यानी सेम ही होता है, लेकिन इसमें एक आपके लिए आसानी ये होती है कि अगर आपके पास सिर्फ आईडी मौजूद है तो उस आईडी के थ्रू आप उसकी टोटल सेल भी लेके आ सकते हैं। सपोज करें कि यहाँ जो हमने काम किया है इसमें यहाँ पर कहीं पर भी आईडी नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट आ रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर आईडी के ज़रिए टोटल सेल लेके आना चाह रहे हैं तो उसको किस तरह से लेके आया जा सकता है। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर हमने दी हुई ऑलरेडी पहले से, कि हम यहाँ पर सबसे पहले वी लुकअप लिखेंगे, फिर वी लुकअप लिखेंगे। वी लुकअप के बाद A2 यानी हमारा ये जो पहला प्रोडक्ट आईडी है कि यहाँ पर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको ढूंढें। A2 यानी इस फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी को ढूंढें। कहाँ पर ढूंढें? यानी A3 से B8 यानी A3 या A2 से B8 यानी इस पूरी लिस्ट के अंदर सर्च करें कि ये आईडी कहाँ लिखा हुआ है। जब ये आईडी उसको मिल जाए तो उसके कॉलम 2 में जो भी लिखा हो वो लेके आ जाए। तो यहाँ पर ये आपका पहला वी लुकअप सॉल्व हो गया और उसका जो आंसर आपके पास आ गया वो शुगर आ गया। अब उसके बाद बाहर भी वाला वी लुकअप चलेगा। जब ये इसका आंसर शुगर आ गया तो अब इस शुगर को ढूंढें। कहाँ ढूंढें? हमने कहा 2021 की जो शीट है हमारी उसके अंदर ढूंढें और उसकी जो पूरी रेंज है उसके अंदर चेक करें कि शुगर कहाँ लिखा हुआ है और उसके कॉलम में 6 में जो भी लिखा हुआ हो एग्जैक्ट वही लेके आ जाए। तो ये आपका दूसरा वी लुकअप भी सॉल्व हो जाएगा। यानी पहला वी लुकअप और दूसरा वी लुकअप, जो दूसरा वी लुकअप है वो आपका प्रोडक्ट ढूंढेगा। जब उसका प्रोडक्ट मिल जाएगी तो उसके बाद उसकी टोटल सेल ढूंढ के ले आएगा। इसको अप्लाई करते हैं हम। हमने यहाँ पे लिखा वी लुकअप ब्रैकेट वी लुकअप। अब कह रहे हैं लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू आपको एक ही बार देनी पड़ेगी। आपने कहा कि ये सेल ढूंढें, या आप ये सेल ले लें, कॉमा, उसके बाद कह रहे हैं किस टेबल में ढूंढें। हमने कहा इस पूरे टेबल के अंदर सर्च करें कि ये वैल्यू कहाँ है। फिर आपने यहाँ पे कॉमा लगाया। फिर कह रहा है कि अगर इसमें तो 2 कॉलम है कि जब आपकी वैल्यू मिल जाए तो इन दोनों में से कौन सा कॉलम लेके है। तो हमने कहा सेकंड कॉलम में जो भी लिखा हो, यानी इस आईडी के सेकंड कॉलम में जो भी लिखा हो वो उठा के लिया है, कॉमा 0 यानी एग्जैक्ट वही चीज़ लेके आए जो हम इससे मांग रहे हैं। तो आपका ये एक वी लुकअप कंप्लीट हो जाएगा कि वो आईडी चेक करेगा और उस आईडी के सामने जो नाम लिखा होगा वो नाम लेकर आ जाएगा। लेकिन वो अब सॉल्व नहीं करेगा, वो उसको मजीद कंटिन्यू करेगा। जो भी यहाँ पे आंसर आया उस आंसर को अब इस शीट में जाकर ढूंढें और यहाँ पर जो भी उसको वो आंसर मिल जाए उसके कॉलम 6 में, यानी 1 2 3 4 5 6, उसके कॉलम 6 में जो भी कुछ लिखा हो एग्जैक्ट वही लेके आ जाए। हमने यहाँ पे एंटर किया तो अब आपके पास देखिए इसका जो आंसर आ गया वो 13 आ गया। किस तरह से कि आपके पास आईडी थी 1002, उस आईडी के सामने जो नाम था वो टी था। उस टी को इसने इस शीट में जाके सर्च किया और उसकी टोटल सेल जो लिखी हुई थी 13 वो यहाँ पर उठाकर लेके आ गया। यानी उसने 2 वीलुकअप के अंदर सबसे अंदर वाला वीलुकअप ढूंढा तो उसके पास आंसर आ गया प्रोडक्ट शुगर। और जब वो प्रोडक्ट शुगर आ गया तो उस शुगर को फिर उसने जाकर चेक किया कि उस शुगर के सामने क्या लिखा हुआ है टोटल सेल के अंदर, तो वो आंसर यहाँ पर लेके आ गया। एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि आपने कहा वी लुकअप सबसे पहले ये वैल्यू ढूंढें, कॉमा इस लिस्ट के अंदर ढूंढें, कॉमा जो भी मिल जाए इस लिस्ट के अंदर। देखें वी लुकअप लुकअप वैल्यू ये हो, कॉमा इस लिस्ट के अंदर सर्च करें, कॉमा सेकंड कॉलम लेके आ जाए, कॉमा एग्जैक्ट वही वैल्यू लेके आए जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। उसके बाद जो वैल्यू आ जाए तो उस वैल्यू को फिर इस शीट के अंदर यहाँ पर सर्च करें कि इस वैल्यू में कॉमा लगाए, जो भी मिल जाए उसके कॉलम 6 में क्या लिखा हुआ है, यानी जो भी नाम आ रहा है उसके कॉलम 6 में क्या लिखा हुआ है और एग्जैक्ट वही वैल्यू लेके आ जाए। एंटर किया आपने तो अब देखिए आपके पास मिल्क के सामने 19 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये मिल्क के सामने 19 लेके आ गए। तो ये आपका था डबल वी लुकअप। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट क्लास में हमने एफ का फंक्शन पढ़ा था। अब हम आते हैं एफ एंड की तरफ
इफ़ एंड इफ़ नॉर्मल के अंदर ये होता है कि आप सिंगल कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन इफ़ एंड के अंदर आपके पास 2 कंडीशंस के ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक सैंपल दिया हुआ है इफ़ एंड का, कि यहाँ पर ये मेंशन कर रहा है कि अगर हर इन क्वार्टर्स के अंदर अगर 300 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आए तो उस सूरत में इस टोटल को मल्टीप्लाई करें और इसका 5% लिया है, अदरवाइज इसका 2% लिया है। अब सपोज करें कि अगर एक हमारा प्रोडक्ट है और ये इसका कस्टमर है, अगर ये सेल करता है हमारी हर क्वार्टर के अंदर 300 से ज़्यादा की, तो उस सूरत में इसको एडिशनल 5% मिलेगा, अदरवाइज इसको 2% मिलेगा। तो आए इसकी तरफ प्रैक्टिकली चल के हम देखते हैं इसे किस तरह से करना है। आपने कहा इफ़ एंड ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, यहाँ पर आप जितनी चाहे लॉजिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो नीचे आपको मेंशन कर रहा होता है, लॉजिक 1, लॉजिक 2, और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे लॉजिक्स आपकी बढ़ती जाएंगी। हमने कहा कि इस क्वार्टर के अंदर अगर 300 से ज़्यादा हो, कॉमा, इसी तरह यहाँ पे हमने लिया ये सेल भी हमारा 300 से ज़्यादा हो, कॉमा, ये सेल भी हमारा 300 से ज़्यादा हो, और ये सेल भी हमारा यानी फोर्थ क्वार्टर भी हमारा 300 से ज़्यादा हो। तो उस सूरत में जो हमारे पास टोटल आ रहा है, इसका टोटल को मल्टीप्लाई यानी 5% लेके आ जाए, यानी इसका 5% लेके आ जाए, अदरवाइज इसी सेल का 2% लेके आ जाए। यानी सपोज करें कि अगर हर क्वार्टर में 300 से ज़्यादा की सेल हुई, तो उस सूरत में जितना भी इसने सेल किया है उसका 5% इसे एडिशनल मिलेगा, अदरवाइज इसे 2% मिलेगा। इंटर करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हर सेल में 300 से ज़्यादा अमाउंट आ रही है, तो यहाँ पर ये इसका 5% लेके आया है। किस तरह से हम सिंपल चेक भी कर लेते हैं इसे, कि अगर हम कहते हैं कि इस सेल का 5% बताए कितना बनता है, देखिए एज इट इज़ बनता है 5%, लेकिन अगर हम यहाँ पर 200 की सेल करते हैं तो उस सूरत में यहाँ पर 5% नहीं 2% के हिसाब से हमें ये कमीशन मिलता। देखिए हम इसे 2 करते हैं, इंटर। यहाँ पे हमने परसेंटेज नहीं लगाया हुआ था, इसको हम परसेंटेज यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, इंटर। तो अब देखिए कि अगर कहीं एक में भी 300 से कम हुआ तो उस सूरत में ये आपकी सेल जो है वो 2% के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा सेल के ऊपर, अदरवाइज आपको सेल के ऊपर 5% के हिसाब से कमीशन मिलेगा। तो ये नॉर्मल आपका इफ़ एंड का फंक्शन होता है, और आप इसे मुख्तलिफ जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बिल्कुल इसकी छोटी एग्जांपल मैं आपको देता तो इसके लिए सिंपल यही था कि अगर 2 सेल में अमाउंट लिखी हुई है और आप इस तरह से कहते हैं कि इफ़ एंड, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं उसे रिपीट कर रहा था कि यहाँ पे हमने कहा ग्रेटर देन हो, लेस देन हो या इक्वल हो, कि ये सेल 50 के इक्वल हो, कॉमा, और ये सेल भी 50 के इक्वल हो, तो उस सूरत में आपके पास गुड अदरवाइज बैड लिखा हुआ जाए। तो ये बिल्कुल एक अच्छी सिंपल एग्जांपल होती है समझाने के लिए कि जो हम ऊपर काम कर रहे हैं, अगर कंडीशंस दोनों बराबर होगी तो वो फर्स्ट आपकी कंडीशन अप्लाई होगी, अदरवाइज आपकी सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। अब देखिए अगर यहाँ पर 55 और 55 होगा तो नीचे गुड कर देगा, अदरवाइज यहाँ पर बैड कर देगा, सॉरी 50 50 गुड कर दिया। अगर किसी एक में भी कम हुआ तो ये इसको बैड कर देगा। थैंक्स वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने देखा हमारी बेसिक एक्सेल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, जितनी भी कमांड्स थी वो सारी हम पढ़ चुके हैं एक्सेल के अंदर। अब हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे फार्मूलाज के साथ। जो बेसिक मैंने आपको फार्मूले पढ़ाए थे उसके अंदर अब उन फार्मूलों को किस किस तरह से इस्तेमाल में लेके आना है, हमारी नेक्स्ट क्लासेस इसी से रिलेटेड चलती रहेंगी। तो आपके सामने एक ये नज़र आ रहा है रिपोर्ट कार्ड, जिसमें इफ़ फंक्शन यूज़ किया गया है, और यहाँ पर आपको ये समझाया गया है कि किस तरह से आप किसी भी बच्चों की मार्कशीट जब बनाते हैं तो आप कैसे वहाँ पे फार्मूलों को इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टूडेंट अहमद अली है, जिसके 3 सब्जेक्ट के हमने यहाँ पर कोर्स 3 सब्जेक्ट के हमने यहाँ पर रिजल्ट को मेंशन किया हुआ है, ताकि आप समझ सकें कि इनके 3 सब्जेक्ट में क्या क्या नंबर आए हुए हैं। उन नंबर्स का आपने यहाँ पे टोटल निकाला, जैसे कि सम फंक्शन हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर मेंशन हो रहा है कि इन तीनों को हमने जब प्लस करवाया तो उसका जो टोटल बना वो 150 बना। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज है कि परसेंटेज किस बच्चे की परसेंटेज क्या बन रही है, और उसके बाद यहाँ पर उसका रिजल्ट है कि आया वो पास है फेल है,
या पास है तो किस ग्रेड से पास हुआ है। तो बिल्कुल एक मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि आपने किस तरह से करना बनाना है। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 6 हमने डाला, यहाँ पे हमने एक नाम ले दिया ताहिर अली। ताहिर अली ने इंग्लिश में लिए हमारे पास 70 नंबर, मैथ में 98, साइंस में 85। तो अब यहाँ पे जो टोटल आया है तो इस तीनों को हम यहाँ पे फिलहाल डिलीट कर देते हैं। हमने कहा कि सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आप शिफ्ट की मदद से या माउस के थ्रू इन्हें सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये इसने सम का फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर के इसके टोटल नंबर जो बने हैं वो बने हैं 253। उसके बाद आते हैं परसेंटेज। परसेंटेज ऐसे निकाली जाती है कि जो भी नंबर आपने हासिल किए उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल नंबरों से। तो हमारे 3 सब्जेक्ट जिनके हमने 100 नंबर रखे हुए थे, उन तीनों का टोटल 300 बना। हम जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। प्लस इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है इसको 100 से, तो ये आपकी आ गई 84%। अब यहाँ पर बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं तो यहाँ से हम इसे डिक्रीज करवा देंगे कि हमें सिर्फ 84 लिखा हुआ नजर आए, यानी 2 डिजिट नजर आए। तो दोबारा देख लिया आपने इस सेल को डिवाइड किया टोटल मास यानी कि 300 से, और मल्टीप्लाई करवा दिया 100 जो हमारा जनरल फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आपके पास इसकी परसेंटेज आ गई 84। उसके बाद मज़ीद ये जो फार्मूला है यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर ये 84 बड़ा हो 80 से, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट दबा के दबाएंगे आप और लिखा हुआ आ जाए A1। उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और यही आप लूप चलाते रहेंगे। इफ़ अगर ये सेल आपका बड़ा हो 70 से, तो यहाँ पर E ग्रेड लिखा हुआ आ जाए। फिर आपने कॉमा लगाया, आपने कहा कि ये सेल आपका इफ ये सेल आपका बड़ा हो 60 से, तो आपके पास B ग्रेड लिखा हुआ आ जाए। इसी तरह आपने लगाया इफ ये सेल आपका बड़ा हो 60 से, तो आपके पास C लिखा हुआ आ जाए। अदरवाइज आखिरी आपके पास फेल लिखा हुआ आ जाए। तो ये हमारा इफ़ का एक फंक्शन है जिसको हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिपोर्ट कार्ड के अंदर। अब हम इंटर करते हैं, ओके। तो अब देखिए 84% आ रही है तो A1 बना रहा है। अगर यहाँ पे इससे कुछ नंबर हम कम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 70 किया, तो जैसे ही 79 हुआ तो यहाँ पर A ग्रेड हो गया। क्योंकि ज़ाहिर अब आपके पास एक और फंक्शन होता है कि अगर 80 ही हो तो क्या हो, तो आपके पास यहाँ पर सपोज करें आपने 75 किया, यहाँ आप 73 कर लें, तो अब आपके पास 80% बन रही है। तो जब 80 से बड़ा होगा तो आपके पास A1 आएगा। अब यहाँ पर इसके साथ साथ हम इक्वल भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड। अगर एक बार आपने इसे बना लिया तो उसके बाद अगर और भी आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ये आपके पास कुछ रिकॉर्ड, आप इनको कॉपी करके मज़ीद नीचे ले आते हैं और इन्हीं कमांड इन्हीं फार्मूलाज को आप दोबारा यूज़ करना चाहते हैं नीचे तक, सेलेक्ट करने के बाद इन्हें आप यहाँ से ड्रैग करते हुए भी लेके आ सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। या आप इसे इस तरह से सेलेक्ट करके कंट्रोल D यानी डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड का फंक्शन कंप्लीट हो गया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट हम 2 क्लासों में हमने पढ़ा था कि इफ फंक्शन और इफ एंड फंक्शन। अब हम तीसरे फंक्शन की तरफ आ रहे हैं, वो है हमारे पास इफ और फंक्शन। इफ और फंक्शन भी बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर और से मुराद या है, या एक कंडीशन करेक्ट हो या दूसरी कंडीशन करेक्ट हो, उन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर करेक्ट होती है तो उस सूरत में हमारे वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, अदरवाइज यानी ट्रू हो जाए, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाए। तो इसके एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे समझाया है कि इफ़ अगर या C2 सेल हमारा 500 से बड़ा हो, C2 सेल 500 से हमारा बड़ा हो, या D2 सेल हमारा 500 से बड़ा हो, तो उस सूरत में G2 के अंदर जो भी वैल्यू आए उसका मल्टीप्लाई बाय 1% निकाल लें
अदरवाइज उसको ज़ीरो शो करवा दे। अब इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोडक्ट है और एक कस्टमर है, अगर हमारे ये प्रोडक्ट फर्स्ट क्वार्टर में भी 500 से ज़्यादा सेल हो जाए या क्वार्टर 2 में 500 से ज़्यादा सेल हो जाए, तो हमने उससे तय किया है कि हम उसे एडिशनल 1% कमीशन देंगे। यानी किसी एक क्वार्टर में भी अगर वो 500 से ज़्यादा सेल लेके आता है तो उसको 1% मिलेगा टोटल अमाउंट के ऊपर। अब देखें इसे किस तरह से करना है। सिंपल है ये फार्मूला बिल्कुल आपका। आपने लिखा इफ़ और यानी या। आपके पास मुख्तलिफ लॉजिक्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं। फिलहाल हम 2 लॉजिक्स लेंगे। इसका रीज़न ये है कि हमारे पास डेटा कम है तो हम आसानी के लिए 2 फील्ड को ही लेंगे। हमने कहा ये सेल बड़ा हो 500 से। अब आप इसके साथ यहाँ पर इक्वल भी लगा सकते हैं। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 500 से ज़्यादा हो या 500 के बराबर हो। तो हमने कहा कि 500 से ज़्यादा या बराबर हो ये सेल, या क्वार्टर 2 500 से ज़्यादा हो या बराबर हो। उन दोनों सूरतों में हमारे पास टोटल में जो भी अमाउंट आए तो उसको मल्टीप्लाई कर दे 1% से, वरना यहाँ पर ज़ीरो लिखा हुआ आ जाए। तो सिंपल कि अगर कोई एक सेल भी 500 से ज़्यादा होगा तो टोटल अमाउंट का 1% ले आएगा, अदरवाइज ज़ीरो ले आएगा। इसे इंटर करते हैं हम। अब देखें यहाँ पर 400 है और यहाँ भी 200 है। तो इस सूरत में इसने यहाँ पर जो अमाउंट लेके आया है वो आपकी सिफर लेके आया है। अगर किसी एक सेल में भी 500 या उससे ज़्यादा अमाउंट होती तो ये 887 का 1% लेके आया है। हम यहाँ पे इससे सम कर लेते हैं दोनों सेल को। अब देखें कि 500 और 200 700 बने और 700 का 1% 7 बना। दोबारा देख लें, अगर फॉर एग्जांपल ये सेल बड़ा नहीं भी होता हमारे पास और हमारे पास ये सेल 500 से बड़ा होता तो भी हमारे पास ये 1% लेके आएगा। तो ये मुख्तलिफ क्वार्टर्स में अप्लाई करते हो कि अगर किसी एक क्वार्टर में भी इसने 500 से ज़्यादा सेल लेके आया या 1000 से ज़्यादा सेल लेके आया तो उस तरह से एडिशनल 1% मिलेगा। तो यही फार्मूला अगर आप सब पे अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से ऐसे आप ड्रैग करके नीचे लेके आ जाएँ, ये फार्मूला सब पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी आज की क्लास जो है वो इससे रिलेटेड है कि हमने वैसे तो इफ़ पढ़ा हुआ है पीछे भी कि हमारी पुरानी क्लासेस के अंदर कि इफ़ कैसे यूज़ किया जाता है, इफ़ एंड इफ़ और कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन हमने क्योंकि कंडीशंस को इतने वाज़ेह तौर पर अभी नहीं बताया था, वो हमने आज की क्लास या अगली क्लास उसके लिए कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि इफ़ के अंदर आप मुख्तलिफ कंडीशंस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब सपोज़ करें कि हमारे पास एक कंडीशन लगी हुई है इफ़ की, कि हमने कहा इफ़ अगर ये वाला सेल हमारा B3 सेल अगर 50 से बड़ा हो, यानी B3 अगर 50 से बड़ा हो तो उस सूरत में हमारे पास गुड लिखा हुआ आ जाए, वरना बैड लिखा हुआ आ जाए। तो देखिए अगर ये सेल आपका 50 से बड़ा है तो उस सूरत में यहाँ पर आपके पास फार्मूला जो लगा हुआ है उसके हिसाब से गुड लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर 50 से बड़ा नहीं है आपके पास तो उस सूरत में यहाँ पर आपके पास बैड लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सिंपल आप फार्मूला इस तरह चला सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह फिर हमारे पास सेकंड कंडीशन है इसके अंदर कि हमने कहा इफ़ अगर B6 यानी ये वाला सेल हमारा 6 वाला सेल 50 से बड़ा हो तो उस सूरत में 100 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, वरना बैड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी कंडीशन को चेंज किया है क्योंकि पहले हमने सिंपल कंडीशन लगाई थी गुड और बैड की कि गुड आएगा या बैड आएगा, लेकिन अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करवा रहे हैं। अगर ये सेल 50 से बड़ा होगा 50 से बड़ा होगा तो ये कैलकुलेशन होगी और जो इसका आंसर निकलेगा वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, वरना आपके पास नॉर्मल बैड लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब देखिए अगर 50 हमारे पास 50 से बड़ी अमाउंट नहीं लिखी हुई तो हमारे पास यहाँ पर बैड लिखा हुआ है। लेकिन अगर 50 से बड़ी अमाउंट लिखी हुई है तो फिर ये 100 को मल्टीप्लाई कर रहा है 5 से और यहाँ पे शो कर दिया इसने 500। इसी तरह इस इफ़ की कंडीशन को मज़ीद हम थोड़ा सा एडवांस पे लेके जाते हैं। हमने कहा इफ़ अगर B7 यानी ये वाला सेल आपका 50 से बड़ा हो तो उस सूरत में 100 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, यानी 500 लेके आ जाएगा, या फिर 10 को माइनस कर दे 2 से, यानी 8 इसका आंसर शो कर देगा। तो हमारे पास अगर देखें 55 से बड़ी अमाउंट है तो क्या आंसर आ गया 500, यानी पहली कंडीशन अप्लाई हुई। लेकिन अगर 50 से बड़ी अमाउंट नहीं आ रही हमारे पास तो फिर दूसरी कैलकुलेशन इसने अप्लाई की, यानी 10 को माइनस करवा दिया 2 से और 8 आ गया। इसी तरह इसको थोड़ा और एडवांस किया हमने नीचे जाके।
हमने कहा कि अगर B11 जो ये वाला सेल है वो और उसके साथ प्लस करवाए 25 को, यानी ये जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखी होगी उसमें प्लस करेगा 25 और चेक करे कि क्या वो अमाउंट 50 से ज़्यादा बन रही है, यानी 25 प्लस B11 करे और चेक करे 50 से ज़्यादा अमाउंट बन रही है तो 500 लिखा हुआ आ जाए, वरना आपके पास 0 लिखा हुआ आ जाए। अब सपोज करो अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि 0 लिखा हुआ आ जाए। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास 20 है तो 20 और प्लस 25 अब भी 45 बनते हैं, जो कैलकुलेशन हो रही है उसके हिसाब से 45 बनते हैं, तो भी आपके पास 0 ही आएगा। जब तक आपके पास यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया 30, तो देखिए हमने तो कहा था कि 50 से बड़ा हो, लेकिन हमने 30 लिखा है क्योंकि 30 और प्लस 25 तो ये बन गए 55, तो 55 आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, तो पहली कंडीशन अप्लाई हो गई, वरना आपकी दूसरी कंडीशन ऑलरेडी अप्लाई हो रही थी। तो ये इफ के कुछ फंक्शंस है आपके जिनको आप एडवांस लेवल पे इस्तेमाल में ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारी मज़ीद वीडियो है फार्मूले के हवाले से। तो अब अभी हमारे पास इस वक्त 3 फार्मूले मौजूद हैं, लेफ़्ट, मिड और राइट। ये तीनों बेसिक फार्मूले हैं, लेकिन ये आप एडवांस लेवल पे भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो सिंपल लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। हमने यहाँ पे लिखा लेफ़्ट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, कह रहा है कौन सा टैक्स आपने लेना है, टैक्स पे आपने क्लिक किया, कॉमा, और यहाँ पे आप कहेगा पूछेगा नंबर कैरेक्टर्स, नंबर आपने कौन से उठाने। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा 6 नंबर उठाने हमें, तो लेफ़्ट से मुराद यहाँ पर कि लेफ़्ट से शुरू के 6 कैरेक्टर उठा लेगा, बाकी को छोड़ देगा। तो देखिए यहाँ पे बूस्टन लिखा हुआ था, तो बूस्टन के यानी 6 कैरेक्टर से उठाए, बाकी को इसने यहाँ पे छोड़ दिया। अगर इसी तरह आप 6 की बजाय इसे यहाँ पर 10 कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसने 10 कैरेक्टर यानी CRA तक 10 कैरेक्टर बन रहा था। मज़ीद इससे हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, 12 कर लेते हैं। तो देखिए सिर्फ इसने 2 वर्ड उठाए, बाकियों को छोड़ दिया। इसी तरह अगला फार्मूला हमारे पास है मिड का। आपने लिखा मिड, यानी मिड वैल्यू उठाना चाह रहे हैं आप। कहाँ से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, हमने कहा इस टैक्स से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। स्टार्ट नंबर कौन सा, यानी किस नंबर से कैरेक्टर उठाना शुरू करें। तो ये 6 और एक स्पेस के साथ 7, तो हमने कहा 8 से उठाना शुरू करें, कॉमा, और कितने कैरेक्टर उठाए। यहाँ पे हमने कहा कि 5 कैरेक्टर उठा लें, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास 6 कैरेक्टर बॉस्टन हो गया, इसके साथ एक स्पेस दिया हुआ है 7, और हमने इसे कहा कि 8 से उठाना है। तो 8 से इसने एक यानी कि 5 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर इसने उठा लिए। अगर हम मज़ीद इसे बढ़ाते, फॉर एग्जांपल 10 कर देते, तो इसके ये आगे के कैरेक्टर भी उठा लेता। तो ये आपका मिड का फार्मूला था। यहाँ पे हम इसे दोबारा 5 कर देते। उसके बाद हमारे पास है राइट का फार्मूला। राइट बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला है कि आपने लगाया राइट, ब्रैकेट इस सेल से उठाना शुरू करें, कॉमा, और किस कैरेक्टर यानी कितने कैरेक्टर उठाए। तो हमने यहाँ पे ले लिए 4 कैरेक्टर, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो अब देखिए राइट से जो स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे इसने 4 कैरेक्टर उठा लिए। अगर हम 4 की बजाय 6 कर देते हैं, तो आप देखिए यहाँ इसने आखिरी का बी भी उठा लिया, क्योंकि इसमें दरमियान में स्पेस भी है, वो भी काउंटेबल होता है। तो आप यहाँ से इसे दोबारा 4 कर दें। तो ये 3 आपके फार्मूले थे, लेफ्ट, मिड और राइट। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं इसका भी हम आपको एडवांस लेवल पे जाके बताएंगे। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मज़ीद हम 3 फार्मूलों के साथ आए हैं आपके सामने, जिसमें लेन, अपर केस और लोअर। ये तीनों भी बेसिक फार्मूलेज हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ फार्मूलों के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। फ़िलहाल हम स्टार्ट लेते हैं लेन से। लेन फार्मूले का काम होता है कि आपके जो आपने कैरेक्टर लिखे हैं एक सेल के अंदर, उनकी तादाद कितनी है। इक्वल आपने लगाया, लेन लिखा, यानी लेंथ कितनी है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, किस टेक्स्ट की लेंथ जानना चाह रहे हैं, ब्रैकेट बंद किया, इंटर। यहाँ ये आपको बता रहे हैं कि इस वक्त आपकी जो सेल में वैल्यू और स्पेस लिखे हैं वो तकरीबन 16 है। अगर फॉर एग्जांपल हम ABC लिखते हैं, तो आप देखें ये बताएगा आपको कि आपके कैरेक्टर्स कितने हैं, यहाँ पर 3 है। तो ये फार्मूला आपका
लेंथ को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद दिया हुआ है अपर केस। फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात हमने कुछ वर्ड्स टाइप करने के बाद हमें याद आया कि इन सबको कैप्स में होना चाहिए, यानी कैपिटल में होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेल में कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हम यहाँ पर इसे अपर ब्रैकेट और हमने कहा जो भी यहाँ पे लिखा हुआ उन सबको अपर केस में कर दें, इंटर। अब देखिए तमाम अल्फाज को इसने कैपिटल में कर दिया। बिल्कुल यही सेम टू सेम फार्मूला आप यूज़ करते हैं लोअर के अंदर। आपने यहाँ पे लिखा लोअर यानी लोअर केस, सेल आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, इंटर कर दिया, तो वही चीज़ आपके पास सब के सब लोअर केस में लिखी गई आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। जी, जैसे कि हमने लास्ट अपने इसमें पढ़ा था कि मैच और इंडेक्स और उन दोनों का जो है एडवांस इस्तेमाल हमने किस तरह से किया था। अब उसी चीज़ को यूज़ करते हुए कंपनी की सेल्स रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है, और यह हम चाह रहे हैं कि अगर हम किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि आया वो किस क्वार्टर में कितनी सेल हुई है, तो हम प्रोडक्ट नेम लिखें और क्वार्टर लिखें तो हमारे पास उसकी सेल आ जाए। तो इसका सिंपल एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है कि आप यहाँ पर मैच का फॉर्मूला चलाएंगे कि आया मैच करे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो नंबर लिया है। इसी तरह क्वार्टर का फॉर्मूला चलाएंगे कि क्वार्टर में जो लिखा हो, यानी क्वार्टर रो वाइज कॉलम वाइज 1 2 3 4, तो जो क्वार्टर लिखा हो उसका नंबर रो नंबर लेके आ जाए। और उसके साथ फिर हम फार्मूला ये चलाएंगे मैच का। अब करना ये आपने सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखा मैच, यानी मैच करवाना है। लुकअप वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ लिखी हुई हो उसको ढूंढें, कॉमा लगाया, इस प्रोडक्ट के कॉलम में जाके चेक करें कि आया उसका रो नंबर क्या है, कॉमा लगाया और ज़ीरो के उसको एग्जैक्ट मैच कर ले, इंटर आपने किया। अभी एन दिखा रहा है तो यहाँ से हमसे सिंपल हमने लिखा है यहाँ पे मार्क। जैसे हमने मार्क लिखा इसने हमें बता दिया कि यहाँ से मार्क जो है वो रो नंबर 6 में, यानी 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे ये रो नंबर 6 लेके आ गया। इसी तरह आप यही फार्मूला दोबारा चलाएंगे, मैच लुकअप वैल्यू, यानी यही सेल जो कुछ भी लिखा हो यहाँ पर उसे ढूंढ के ले आए, कॉमा कहाँ पे ढूंढें, इस 4 क्वार्टर के अंदर ढूंढें। अब देखिए 4 क्वार्टर के अंदर कॉलम नंबर 1 2 3 4, यानी जो भी यहाँ पर लिखा होगा उसका कॉलम नंबर ले आएगा, कॉमा लगाया आपने, ज़ीरो यानी एग्जैक्ट मैच करवाना है, इंटर। तो अब यहाँ पे हमने लिखा QTR 2, तो इसने बता दिया कि ये QTR जो हमारी सिलेक्शन थी उसके मुताबिक QTR कॉलम नंबर 2 में है। अब इन दोनों फार्मूलों को एक साथ हम चलाना चाहते हैं कि हमारे पास मार्क के साथ क्वार्टर के साथ उसकी सेल भी आ जाए। तो सिंपल इसके लिए आपने इंडेक्सिंग यूज़ करनी है। आपने कहा इंडेक्स करें और आपने इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करवा दिया, यहाँ से क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक आपने कॉमा लगाया। अब कॉमा लगाने के बाद आपके पास यहाँ तो आप लिख भी सकते हैं, यहाँ उसकी एक और शॉर्टकट की भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। करना ये आपने कि सबसे पहले जो आपने ये पहला फार्मूला चलाया था मार्क के लिए, आपने इसे यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने फार्मूला लगाया इंडेक्सिंग करवानी है, यानी इन तमाम फिगर में से वैल्यू को ढूंढना है, कॉमा, और कौन सी वैल्यू को ढूंढना है तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला प्रेस करवा दिया, ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया। अब आप ये देखें कि हमने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया मैच का, और ये एक एरर इसने दिया है। यहाँ पर एरर को हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक बॉक्सेस हमारा ख्याल में हमने शायद 1 2 और 1 3 बॉक्सेस बिल्कुल सही लगाए हुए हमारे, ठीक है। अच्छा, एक साथ साथ हम इसका दूसरा फार्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं। साथ साथ यहाँ पर हम आए, हमने इसे सेलेक्ट किया, कॉपी, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, एक और फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो अब देखें, क्योंकि एक फार्मूला लगाया था कि हमारे पास दोनों में वैल्यूज़ आ रही थी तो इस वजह से वो एरर दे रहा था। अब हमने इसे ये कहा है कि इस कॉलम के अंदर ढूंढें कि हमें मार्क कहाँ पे लिखा हुआ है और उसका क्वार्टर 2 में जो अमाउंट आ रहा है वो उठा के लिया है। अगर सपोज करें यहाँ पे आप चेंज करते, अगर आप लिखते हैं यहाँ पे एल्फ की, तो देखिए ये एल्फ की लिखा हुआ है और एल्फ की के कॉलम 2 में क्या लिखा हुआ आ रहा है 2830। अगर हम क्वार्टर 2 के बजाय क्वार्टर 4 कर देते हैं यहाँ पर,
तो देखिए क्वार्टर 4 में एल्की के 270 लिखा हुआ आ रहा है। अब इसे मैं समझा देता हूँ आपको कि इंडेक्सिंग आपने करनी थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अमाउंट को सर्च करें। उसके बाद हमने जो फार्मूला ऊपर लगाया था मैच का कि जो नंबर प्रोडक्ट में आ रहा हो और उसके साथ जो नंबर क्वार्टर में आ रहा हो, तो पहले क्वार्टर के नंबर को सर्च करेगा 4 आ रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट के नंबर को सर्च करेगा 8 आ रहा है, और उसके बाद इंडेक्सिंग में जाके चेक करेगा कि कॉलम नंबर 4 और रो नंबर 8 के अंदर क्या अमाउंट लिखी हुई है, तो वही अमाउंट यहाँ पे ये नीचे लेके आ जाएगा। तो ये आपका था इंडेक्स का एडवांस फार्मूला। इसके साथ साथ इसमें और भी फार्मूलों में ये मैच और इंडेक्स यूज़ होगा, तो इसको हम साथ साथ आगे भी डिस्कस करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा फंक्शन है वो है मैच और इंडेक्स, यानी ये दो फंक्शन हम यूज़ करेंगे, अलग अलग भी इनको यूज़ करेंगे और एक साथ मिलाकर भी इनको यूज़ करेंगे। इन दोनों फंक्शंस का इस्तेमाल वी लुकअप के साथ भी होता है और दिखने में बज़ाहिर ये वी लुकअप की तरह ही काम करते हैं। सिंपल देखिए, इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे दी हुई है मैच की और इंडेक्स की, कि मैच के अंदर आप यहाँ पे नाम टाइप करें, वो आपको उसका नंबर, रोल नंबर मेंशन कर देगा कि आया वो नाम किस रोल नंबर में लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं अहमद, तो वो हमें बता रहा है कि अहमद रोल नंबर 1 में लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह अगर हम टाइप करते हैं उमर, तो उमर हमें मेंशन करेगा कि रोल नंबर 3 में लिखा हुआ है, ये उमर रोल नंबर 3 में मेंशन है। तो डायरेक्ट इस फार्मूले को यूज़ करते हैं हम। आपने लिखा है यहाँ पर मैच, यानी मैच करवाना है। किससे मैच करवाना है? लुकअप वैल्यू, यानी इस वैल्यू को ढूंढें, कॉमा इस वैल्यू को कहाँ पर ढूंढें, तो आगे कह रहा है लुकअप एरिया। लुकअप एरिया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है कि इस एरिया के अंदर उस नाम को सर्च करें, कॉमा सर्च करने के बाद आपने ज़ीरो लगाया, यानी वही एग्जैक्ट मैच करें कि आया वो नाम यहाँ पर किस रो में आ रहा है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि उमर नाम आपका रोल नंबर 3 में आ रहा है। अगर नाम चेंज होगा तो साथ साथ ये फंक्शन भी चेंज करता रहेगा। बिल्कुल मैच की तरह आपके पास इंडेक्स का फार्मूला होता है। मैच में आप नाम लिख रहे थे, आपको रोल नंबर मेंशन कर रहा था। अब यहाँ पे आप रोल नंबर लिखेंगे तो आपको नाम मेंशन करेगा। आपने यहाँ पे आए, आपने लिखा इंडेक्स, यानी इंडेक्सिंग करवानी है। एरिया आपसे पूछ रहा है कि किस एरिया में जाके इंडेक्सिंग करवानी है। हमने कहा इस एरिया के अंदर सर्च करें, कॉमा कि ये रोल नंबर, यानी इस एरिया के अंदर जो रोल नंबर 7 है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ब्रैकेट बंद किया आपने, इंटर किया, तो इसने मेंशन कर दिया कि रोल नंबर 7 के अंदर आपके पास रवि लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 1 लिखते तो ये आपको मेंशन कर देता कि अहमद लिखा हुआ है। अब इन दोनों फार्मूलों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि आप इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग करने के बाद साथ में आप उसको मैच करवाएंगे। तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट मैंने भी आपको बताया कि वो नंबर लिखने पर नाम ले आएगा, यानी आपको इंडेक्सिंग के लिए नंबर होना लाजमी है। सपोज करें कि आप यहाँ पर आपके पास नाम लिखे आता है अहमद, लेकिन अहमद नाम लाने के लिए उसके पास एक नंबर भी होना चाहिए। वो नंबर आपके पास आएगा मैच के ज़रिए। इस फॉर एग्जांपल उसने मैच के ज़रिए नंबर लेके आ गया 1 और फिर उसके इंडेक्स में नाम लेके आ गया अहमद। अब नाम और नंबर के लिए हमें लाजमी ये बताना होगा कि साथ में क्या क्या फंक्शन चलाने। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आए, हमने कहा इंडेक्सिंग करनी है। आपने कहा कौन से एरिया में इंडेक्सिंग करनी है, हमने कहा कि रिजल्ट लेके आना है, कॉमा लगाया आपने। फिर उसका रो नंबर पूछ रहा है, तो ज़ाहिर है अभी हम रो नंबर मैनुअल भी दे सकते हैं, लेकिन मैनुअल में हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो हम उस मैनुअल के बजाय इसे फार्मूले को तहत काम करेंगे कि हमने कहा मैच करवाए। अब मैच का आपको मैंने बताया था कि आप नाम लिखेंगे तो नंबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मैच का फार्मूला सपोज करें कि हम सिर्फ मैच चला रहे हैं, इंडेक्स को अभी आप छोड़ दें। आपने कहा मैच करवाए, लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, 7 को ढूंढना है, कॉमा 7 कहाँ पे मिलेगा इसे इस लिस्ट के अंदर तलाश करें, कॉमा और 0 यानी एग्जैक्ट मैच करके 7 को लेके आए। जब वो 7 लेके आएगा तो 7 का नाम नहीं आएगा, हमारे पास 7 का नंबर आएगा, रोल नंबर। जो भी रोल नंबर आएगा फिर वो उस इंडेक्स के अंदर रोल नंबर के साथ उसका नाम ले आएगा। आपने इंटर किया, अब देखिए हमने लिखा था 7, तो 7 का जो रिजल्ट है वो आपके पास आ गया A1। इसी तरह आपने लिखा यहाँ पर अहमद, तो अहमद का रिजल्ट आपके पास आ गया फेल।
तो ये इसने यहाँ पर मेंशन किया कि आप इंडेक्स का फार्मूला है, तो इंडेक्स का फार्मूला यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि आप नंबर लिखें तो आपके पास नाम आएगा। तो यानी हमें इस रिजल्ट में से कोई चीज़ ढूंढने के लिए एक नंबर चाहिए होगा, और वो नंबर हम कैसे लेके आएंगे, मैच के फार्मूले की मदद से। तो हमारे पास नाम लिखा हुआ होगा तो वो हमारे पास नंबर ले आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है कि नाम लिखा हुआ था तो हमारे पास नंबर आ गया, नाम लिखने के बाद आपके पास नंबर आ गया मैच के ज़रिए, और जब नंबर आ गया तो उस नंबर के ज़रिए उसने इंडेक्सिंग में जाके वो नंबर दिया, और जो नंबर उसे मिला उसका नाम यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया। तो मज़ीद हम कंटिन्यू करेंगे इन दो फार्मूलों को एडवांस में आगे जाके। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा फंक्शन है, फार्मूला है, वो पीएमटी से रिलेटेड है। यानी कि हम अगर किसी भी बैंक से लोन लेते हैं किसी भी किस्म का, तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो हम अपने पास बनाना चाहते हैं, तो उसे किस तरह से बनाया जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बैंक से लोन लिया, मॉर्गेज लिया 15 लाख रुपए का, और आपका टोटल पेमेंट टर्म जो है वो 60 महीने में आपको ये पेमेंट अदा करनी है। इंटरेस्ट रेट यानी कि बैंक आपसे हर साल 12.40% इसके ऊपर सूद भी लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा। तो मंथली पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम लगाते हैं यहाँ पे इक्वल PMT, ब्रैकेट आपने लगाया और कंट्रोल A प्रेस कर दिया, जिससे ये आपके पास स्क्रीन ओपन कर देगा। सबसे पहले आपको कह रहा है कि रेट क्या है। अब रेट से मतलब यहाँ पे बता भी रहा है कि रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड फॉर द लोन। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका 6% का लोन है और डिवाइड आप उसको 4 से कर दें, तो आपके पास क्वार्टरली पेमेंट का बता देगा कि आपको क्वार्टरली कितनी पेमेंट इंटरेस्ट देनी है। क्योंकि हमारे पास जो वो 12.14% है, तो यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया और साथ में डिवाइड कर दिया 12 से, यानी कि 12 महीनों से। ये हमारे साल का है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं पर मंथ की पेमेंट, और ये हमारा साल का इंटरेस्ट रेट है, तो इसलिए हमने इसे डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास पर मंथ का इंटरेस्ट आ जाए कि वो हमें कितना देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं NPR, द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट फॉर द लोन। यानी कि आप ये बताएंगे कि आया कितने मंथ तक आप इसका लोन उतारते रहेंगे, यानी जो आपको पेमेंट देनी है वो कितने मंथ तक देनी है। तो हमारी तकरीबन 60 महीने तक हमें इसे पेमेंट देनी है। क्लियर। उसके बाद आते हैं PV इज द प्रेजेंट वैल्यू, द टोटल अमाउंट दैट अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट इज वर्थ नाउ। यानी कि जो आपकी पेमेंट है जो आपने बैंक से ली है वो कौन सी है। तो ये सब करने के बाद आपने इस ओके पे क्लिक किया, तो अब आपके पास यहाँ पे इसने कैलकुलेट कर दिया कि आया आपने अगर 15 लाख का लोन लिया है और 60 महीने में आप इसे उतारते हैं, तो इंटरेस्ट रेट के साथ आपकी जो कैलकुलेशन बनती है वो कितनी बनती है। तो ये आपका था PMT फार्मूला फंक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी क्लास है वो एवरेज से रिलेटेड है कि एवरेज के अंदर हमारे पास 4 फंक्शंस होते हैं, एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स। तो चारों फंक्शन एक ही काम करते हैं, बस इसमें फ़र्क इतना होता है कि इसमें क्राइटेरिया चेंज करवाने के पास आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। स्टार्ट लेते हैं। सपोज़ करें कि हमारे पास, इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल, हमने लिखा एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट लिया और हमने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद, इंटर, कि हमें इन सब की एवरेज निकालनी है। एवरेज से मुराद यहाँ पर ये होता है कि जितनी भी हमारे पास फिगर आ रही है उन सबको प्लस करें और जितने सेल्स हैं उनमें डिवाइड करवा दें। आपने इंटर किया तो अब आप देखिए कि आपने इन तीनों सेलों को प्लस करवाया तो आपके पास 12 आंसर आ रहा है, और उन 12 को अगर 3 सेल में तकसीम करें, यानी तीनों सेल में 12 को डिवाइड करें, तो हर सेल को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरह अब, लेकिन इसमें एक बात याद रखिएगा कि एवरेज के अंदर कभी भी आपके टैक्स काउंट नहीं होता। लेकिन अगर आप टैक्स वाले सेल को भी डिवाइड करवाना चाह रहे हैं तो आप यही करेंगे, सिंपल, आपने कहा एवरेज ए यानी कि एवरेज ऑल, और आपने इसी तरह इन सबको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, इंटर किया। तो अब देखिए आपके पास आंसर 4 नहीं आया, 3 आया। उसका रीज़न ये कि आपके पास टोटल जो इसने काउंट किया है वो 4 सेल है। अगर इसको आप डिलीट करवा दें तो भी आपके पास आंसर सेम ही हो जाएगा जैसे यहाँ पे आ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर टैक्स लिखा हुआ होगा कुछ, तो ये उस टैक्स को भी डिवाइड करवाएगा, यानी उन फिगरों को टैक्स के साथ डिवाइड करवाएगा। तो आपके पास 3 आंसर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास अगला फंक्शन दिया हुआ है एवरेज इफ़। एवरेज इफ़ यहाँ पर काम करता है कि किसी खास प्रोडक्ट को या कस्टमर की एवरेज निकालना चाह रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे लिखा एवरेज इफ़
एवरेज निकाले अगर इस रेंज के अंदर कॉमा लगाया आपने, ढूंढें कि ये कस्टमर कहाँ पर है। जब इसको ये कस्टमर मिल जाता है तो फिर इनको चेक करें कि इनमें से जिस जिस के आगे ये कस्टमर लिखा हो तो सिर्फ उन्हीं की एवरेज निकालें। ब्रैकेट बंद किया आपने और इंटर कर दिया। तब हुआ ये कि जहाँ पर आपके पास ये सेवी कस्टमर होगा तो ये सिर्फ उसी की एवरेज लाएगा, क्योंकि अभी सेवी आपके पास एक ही सेल में लिखा हुआ है 942 तो ये 924 यहाँ पर लिया है। अगर यही सेवी यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ था तो अब आपके पास ये 2 सेल हो गए। तो देखिए इन 2 सेलों को आपने प्लस करवा के डिवाइड करवाया तो आपके पास आंसर यही बनेगा। तो इसने जहाँ पर ये सेवी कस्टमर लिखा हुआ था उनके सेलों को प्लस करवाया और उन दोनों सेलों में डिवाइड करवा दिया। तो ये आपका सिंपल फंक्शन था एवरेज इफ का। उसके बाद आपके पास लास्ट फंक्शन है एवरेज इफ्स। अब ये भी फंक्शन काम यही करता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगरी को सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि हमें एक कैटेगरी हमारी ये हो गई और दूसरी क्राइटेरिया यानी ये हो गया। किस तरह से? आपने कहा एवरेज इफ, सबसे पहले कह रहा है कि एवरेज रेंज बताएं किसकी एवरेज निकालनी है। तो हमने कहा हमें इसकी एवरेज निकालनी है। क्लियर? कॉमा लगा दिया। अब देखिए हमारे पास 2 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करते हैं कि कस्टमर को चेक करें, कॉमा कि ये कस्टमर कहाँ लिखा हुआ है, कॉमा फिर इस प्रोडक्ट को चेक करें, कॉमा कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर है। तो होगा ये कि पहले कस्टमर को चेक करेगा कि ये कस्टमर कहाँ लिखा हुआ है, फिर प्रोडक्ट को चेक करेगा कि इस कस्टमर के आगे ये प्रोडक्ट अगर लिखी हुई है तो उसके सेल को प्लस करवा के उसकी एवरेज यहाँ पर लेके आ जाए। तो अभी आपके पास क्योंकि सेवियर एक कस्टमर था और उसके आगे अलाइस लिखा हुआ था, इन दोनों में सेवियर और अलाइस लिखा हुआ था, तो इन दोनों की अमाउंट को इसने जमा किया और फिर डिवाइड करके ये आंसर लेके आ गया। अब सपोज करें यहाँ पे आपके पास 4 होता और 6 होता, तो 4 और 6 आपके पास यहाँ पर 10 हो गया और 10 को 2 सेल में डिवाइड किया तो पर सेल को आपको 5 हिस्से में आया। तो यहाँ पर इसने सिर्फ उन्हीं को चेक किया जो हमारा यहाँ पे कस्टमर था और प्रोडक्ट था। तो ये एवरेज इफ्स का फंक्शन काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी क्लास है वो फार्मूले से रिलेटेड है, एफ वी फार्मूला। एफ वी फार्मूला यानी कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन फार्मूला। कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि सपोज करें आप कोई पॉलिसी आपने ली हुई है और उस पॉलिसी के फॉर्मेट कुछ इस तरह से कि आप हर महीने 1500 रुपये पे करें और आपको तकरीबन 120 महीने तक पे करने, और उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा उस पॉलिसी के ऊपर वो आपका 8% होगा। यानी 1500 आप पे कर रहे हैं और हर बार आपके ये 8% इंटरेस्ट रेट भी आपको मिलता जाएगा। तो उस हिसाब से आपके एंड ऑफ द टाइम जब 120 महीने गुजर जाएंगे तो आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए उसके ये कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है। इसे एफ वी के नाम से हम जानते हैं। इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कहा एफ वी, ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद कंट्रोल ए आपने प्रेस कर दिया तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। ये इसलिए हम ओपन कर रहे हैं ताकि हम और इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। सबसे पहले कह रहा है रेट, तो रेट यहाँ पर ये बता भी रहा है कि रेट क्या चीज़ होती है, यानी आपने यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है। इन द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड फॉर एग्जांपल यूज 6% डिवाइड बाय 4 क्वार्टरली पेमेंट। यानी कि आप जो परसेंटेज दे रहे हैं आपने वो परसेंटेज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये हमारी 8% यानी कि साल की है, तो हमें यहाँ पर चाहिए पर मंथ की परसेंटेज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड और 12 कर देंगे। तो अब ये जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा पर मंथ, इसका हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। उसके बाद कह रहे हैं एन पर से मतलब नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स, कि आपको टोटल कितना मतलब कितने मंथ तक आपको ये पे करना होगा। उसके बाद आ रहा है पीएमटी। पीएमटी जो है वो इज द पेमेंट मेड ईच पीरियड, इट कैन नॉट चेंज ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो आप ये पेमेंट आपकी है ये आप लाइफ टाइम 1500 रुपये ही भरते रहेंगे और ये आपकी पेमेंट चेंज नहीं होगी। उसके बाद पीवी, तो पीवी फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं, हम डायरेक्ट टाइप पे आते हैं। टाइप ये कि आप इसको 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या 1 से। अब यहाँ पर 0 या 1 से मुराद ये कि इज़ द वैल्यू रिप्रेजेंटिंग टाइम ऑफ पीरियड, कि अगर आप कहते हैं कि मुझे खाली एंड मंथ की कैलकुलेशन ला के दे तो आप यहाँ पे 0 लगा देंगे तो वो आपको सिर्फ एंड मंथ की कैलकुलेशन ला के देगा। लेकिन हम कहते हैं कि वो हमें शुरू से इंटरेस्ट रेट हमारा कैलकुलेट करें तो इसके लिए हम यहाँ पर 1 प्रेस कर देंगे। अगर आप इसे ओके करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आई वो कुछ ये थी कि 2764,248।
अब यहाँ पे अगर से और मैं आपको समझाता कि 1 और 0 का क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर ये आपको बता रहा होता है कि एंड ऑफ पीरियड डायरेक्ट आपको आखिरी महीने की इंटरेस्ट रेट चाहिए, या बीइंग ऑफ पीरियड यानी कि शुरुआत से कैलकुलेट करें, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो शुरुआत से कैलकुलेट करें। तो इस वजह से हम यहाँ पे 1 लगाते हैं ताकि वो शुरू से स्टार्ट करें। तो अब देखिए कि B1 यानी हमारा इंटरेस्ट रेट था जिसको हमने डिवाइड करा है 12 से, तो हमारे पास पर मंथ इंटरेस्ट रेट आ गया। उसके बाद B6 हमारा टोटल मंथ था कि हमें 120 मंथ पे करना है, और B5 हमारा ये 1500 था जो हमें पे करना है, यानी 120 मंथ तक हम 1500 पे करेंगे, और हर मंथ हमें इसका जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा यानी कि 8% ही, क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया 12 से, तो जो उसका आंसर होगा वो मिलेगा। और उसको शुरू से कैलकुलेट करें तो एंड ऑफ द टाइम हमें कितना पे रिसीव होगा हमारे अकाउंट के अंदर। तो ये इसका एक फार्मूला होता है एफ का, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन का। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा फार्मूला है वो है परसेंटेज ऑफ सेल्स फार्मूला। अगर सपोज करें कि आपकी यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट की सेल्स आ रही है और आप ये देखना चाहते हैं ईयर ऑफ द एंड कि आया हमारी किस प्रोडक्ट की कितनी परसेंट सेल्स हुई है, तो इसके लिए हमारे पास 2-3 तरीक़ेकार होते हैं। इसको हम फिलहाल यहाँ पे डिलीट करवा देते हैं। सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप कहते हैं कि जितनी भी हमारी सेल आ रही है या टोटल आ रहा है, अब सबसे पहले सिंपल आपको एक और काम ये करना पड़ेगा कि आपने इन सबको सम करवा लेना है यहाँ से, ब्रैकेट बंद इंटर। तो ये आपकी, और यहाँ से हमने इसे परसेंटेज के बजाय नंबर यहाँ जनरल कर दें आप, और यहाँ पर आप इसे ड्रैग करते हुए नीचे ले आएंगे। तो ये आपकी फ़िलहाल टोटल सेल हो गई कि टोटल आपकी सेल जो है वो ये आ रही है। अब आप इसके अंदर ये देखना चाहते हैं कि आया इसकी परसेंटेज क्या बनी। इसको हम थोड़ा ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। अब इसकी परसेंटेज क्या बनी, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये सेल पे क्लिक किया कि टोटल जो हमारी सेल आ रही है एलाइस की, डिवाइड कर दे इसको हमारी टोटल ऑफ सेल से, जो हमारी टोटल ऑफ सेल बनी है। तो इसके साथ आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये आपकी सेल आ गई परसेंटेज वाइज। आपने यहाँ पे परसेंट का बटन प्रेस कर दिया तो ये बता रहा है कि जो आपका टोटल आ रहा है उसके हिसाब से जो इसकी ये सेल बन रही है एलाइस की, वो बन रही है 8%। अब इसी को आप नीचे भी लेके आना चाह रहे हैं तो इसको नीचे लाने से पहले यहाँ पर आप इस फार्मूले को स्टॉप करवा देंगे। आप इसमें यहाँ पे साथ में डॉलर लगा देंगे, एफ से पहले और एफ के बाद। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ये सेल तो साथ साथ नीचे जाएगा, लेकिन टोटल का जो सेल है वो वहीं पर स्टॉप रहेगा। किस तरह से, अब इसे यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे लेके आए, तो अब देखिए जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो टोटल का सेल हमारा वही है, लेकिन क्योंकि ऐसे हमने ब्रेक नहीं किया था यानी डॉलर नहीं लगाया था, तो ये सारे सेल हमारे साथ साथ नीचे आते जाएंगे, लेकिन जो टोटल का जो सेल है हमारा वो अपनी जगह पे स्टॉप रहेगा। तो जिस सेल को स्टॉप करवाना चाहते हैं उसके साथ आप डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, यानी टैक्स से पहले और टैक्स के बाद। तो अब हुआ ये कि इसने हमें बता दिया कि जो हमारी टोटल सेल थी उसके हिसाब से किस प्रोडक्ट की कितनी परसेंट सेल हमारी आई है, और उसकी टोटल सेल हमारी क्या बनी है, तो वो यहाँ पे इसने हमें बता दिया। क्लियर। अब हम चाहते ये हैं कि हम इसको बार बार ड्रैग ना करें, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की भी आपके पास होती है। हम इसे डिलीट कर देते हैं। हमने डायरेक्ट इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने इक्वल प्रेस किया, आपने कहा इस सेल को डिवाइड करवा दे इस सेल के साथ, और यहाँ पर आपने वही परसेंटेज कैलकुलेट डॉलर लगा दिया आपने, और जैसे आप कंट्रोल इंटर करेंगे तो ये फार्मूला आपका पूरी इस कॉलम में अप्लाई हो जाएगा। ये हमारा एक शॉर्टकट का तरीकाकार भी होता है परसेंटेज लगाने के लिए। तो ये हमारे पास सिंपल एक था कि परसेंटेज ऑफ सेल फार्मूला, कि हम अपने सेल की परसेंटेज किस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो हमारी क्लास है वो रैंक फंक्शन के हवाले से है कि रैंक फंक्शन क्या करता है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। रैंक फंक्शन बिल्कुल सिंपल है कि अगर सपोज़ करें कि यहाँ पर हमने कुछ अमाउंट लिखी हुई है और यहाँ पे गैस करना मुश्किल है कि आया इनमें से छोटी अमाउंट कौन सी है और बड़ी अमाउंट कौन सी है, यानी सबसे पहले नंबर पे कौन सी अमाउंट है और उसके बाद फिर सीक्वेंस वाइज कौन कौन सी अमाउंट आ रही है। इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है रैंक का। आप सिंपल आपने क्लिक किया, यहाँ पे टाइप किया रैंक, ब्रैकेट स्टार्ट किया। सबसे पहले कह रहे हैं कि आप कौन सा नंबर लेना चाह रहे हैं, तो हमने कहा हम इस नंबर को लेना चाह रहे हैं कि ये नंबर को चेक करें, कॉमा
कहाँ पर चेक करें, इस पूरी लिस्ट के अंदर चेक करें कि ये नंबर इस लिस्ट में किस रैंक पे आ रहा है, कॉमा, और आपने 1 यानी असेंडिंग ऑर्डर कर दिया, ब्रैकेट बंद, इंटर। लेकिन इंटर करने से पहले एक और काम कीजिएगा कि यहाँ पे आप हर टैक्स के साथ डॉलर लगा लीजिएगा, ताकि ये आपका सेल स्टॉप हो जाए, यानी कि ये जो लिंक्स आपने जो दिया है ये स्टॉप रहे। इंटर किया आपने। अब देखिए कि ये जो नंबर था यहाँ पर, ये इस लिस्ट में इसने सर्च किया और इसका जो रैंक है वो फर्स्ट आ रहा है। इसी तरह हम इसे ड्रैग करते हुए जब नीचे आ गए तो इसने हमें साथ साथ ये भी बता दिया कि आया ये जो नंबर है इसका रैंक 5 है, और इसी तरह नीचे जाएं तो एक और जगह पर यही नंबर सेम टू सेम आ रहा है और इसका नंबर भी 5 है। इसी तरह ये रैंक नंबर हमारा 3 आ रहा है, ये डुप्लीकेट हो रहा है तो ये हमें बता रहा है कि ऊपर भी आ रहा है और ये हमारा रैंक नीचे भी आ रहा है। जो डुप्लीकेट होते जाएंगे वो भी हमें यहाँ पर साथ साथ शो करता जाएगा कि आपका ये रैंक फर्स्ट पे भी आ रहा है और ये भी फर्स्ट पे आ रहा है। इसी तरह हमारे पास रैंक एवरेज भी है। रैंक एवरेज भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। आपने लिखा रैंक डॉट एवीजी, ब्रैकेट स्टार्ट किया कि इसको चेक करें, कॉमा लगाया आपने, इसके बाद इस लिस्ट के अंदर चेक करवाए, कॉमा, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो अब ये बता रहे कि ये जो नंबर है इस लिस्ट में 2 बार आ रहा है, तो इस वजह से इसने 1.5 शो किया। अब क्योंकि अगर इसे हम ड्रैग करते हुए नीचे लेके आएंगे तो हमारा डेटा कुछ चेंज हो जाएगा। इसका रीज़न ये कि जब हमने इसे नीचे ड्रैग किया तो इसके साथ साथ ये जो इसकी रेंज है वो भी साथ साथ नीचे ड्रैग होती जा रही है, देखें, और ये ऊपर वालों को छोड़ता जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हम शुरू में डॉलर लगा देते हैं ताकि ये जो हमारी रेंज है ये अपनी जगह पे ही रहे, ये साथ साथ ड्रैग ना हो। अब जो हम इसे नीचे खींचते हुए लाएंगे तो देखें, अब ये जो रेड रेंज है हमारी वो नीचे ड्रैग नहीं हो रही है, सिर्फ वही सेल ड्रैग हो रहा है जो हम बिलो में आपको शो करवा रहे हैं। अब हुआ ये कि जो डुप्लीकेट आ रहा है इसने इनको एज अ एवरेज बता दिया कि ये 1.5 है, यहाँ पे भी 1.5 और यहाँ पे भी 1.5, यानी इसकी जो रैंकिंग है वो 1.5 है। इसी तरह ये 5.5, 5.5 यानी एवरेज है। इसी तरह ये जो नंबर है हमारा ये वाला 3.0099, ये हमारा एवरेज इस वजह से नहीं है क्योंकि ये डुप्लीकेट नहीं है। तो जो डुप्लीकेट होगा तो उनके लिए एवरेज का भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमारा रैंक फंक्शन था कि आया नंबरों को चेक करें कि किस नंबर का क्या रैंक है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो हमारा फार्मूला है वो राउंडिंग्स के हवाले से है कि हम किस तरह से किसी भी अमाउंट को राउंड करवा सकते हैं, यानी कि राउंड अप या राउंड डाउन या फिर नॉर्मल राउंड। तो ये नॉर्मल क्लास हमारी राउंड से रिलेटेड है। अब सपोज़ करें कि हमारे पास ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं क्वार्टर 1 के अंदर, तो ये मुख्तलिफ डिजिट्स में, यानी कि तकरीबन 5 डिजिट में ये नंबर हमारे पास अवेलेबल है, और हम इनको इन 5 डिजिट के बजाय नॉर्मल डिजिट्स में लाना चाह रहे हैं, यानी कि 2 डिजिट में लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है राउंड का। अब राउंड के लिए आप सबसे पहले सिंपल ये है कि आपने यहाँ पे आप आए, इक्वल प्रेस किया आपने और आपने देखा राउंड कर दें, ब्रैकेट लगाया, कह रहा है कौन से नंबर को राउंड करवाना है। तो हमने कहा इस नंबर को राउंड करवाना है, फिर कॉमा लगाया। फिर कह रहा है जब ये राउंड करे तो इसके कितने डेसिमल प्लेस यहाँ पर आपको शो करवा दें। तो हमने कहा कि हमें सिर्फ शुरू के 2 डेसिमल यानी 5 और 7 शो करवाए, इसके अलावा कुछ शो ना करवाए। 2 किया आपने, ब्रैकेट लगाया, इंटर। तो अब आप देखेंगे आपके पास जो अमाउंट आ रही थी 120.57 वही यहाँ पर उठ के आ गई। अगर इसी तरह हम यहाँ पे 4 डिजिट कर देते हैं तो अब देखें 5724 तक ये डिजिट तक उठा के लिया है। तो ये नॉर्मल हमारा एक राउंड का फंक्शन होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेस हो, आप इसको कम करना चाह रहे हैं उसमें से, तो ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह एक ऑप्शन होता है, फार्मूला होता है आपके पास राउंड अप का, कि हमने यहाँ पे लिखा राउंड कर दें, ब्रैकेट, लेकिन राउंड के साथ आपने कहा अप कर दें। तो वही कि कौन से नंबर को करवाना है, कॉमा, और से कितने डिजिट लेने। तो हमने कहा 0। अब यहाँ पर होगा ये, इंटर आपने किया, देखिए आपके पास जो अमाउंट थी वो थी 120.57 समथिंग। तो इसने यहाँ पे 120 नहीं किया, यहाँ उल्टा इसने 121 कर दिया, यानी कि हमने इसे कहा कि राउंड कराएं और अब यानी ऊपर की जो वैल्यू है वो लेके आ जाए। तो यहाँ पर ये 120 के बजाय 121 लिखा हुआ आ गया। इसी तरह सेम टू सेम यही फार्मूला है, यहाँ पे आपने इक्वल लगाया और आपने कहा कि इसको राउंड
डाउन कर दें, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे क्लिक किया, कॉमा, कितने डिजिट लेके आ जाए, हमने कहा 0। तो अब देखिए यहाँ पर इसने इस अमाउंट को 120 ही रखा, क्योंकि इससे कम अमाउंट अगर होती यहाँ पर तो ये 119 कर देता। तो हमने इसे जो राउंड डाउन करवाया, इसी वजह से ये सिर्फ 120 ही लेके आया, बाकी अमाउंट नहीं लेके आया। और इन्हीं को आप सब पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप इसे यहाँ तक ड्रैग कर दें तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इफ़ और इफ़ एंड इफ़ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, अब हम आते हैं सम इफ़ के फंक्शन के अंदर। देखिए सम इफ़ फंक्शन यूज़ होता है किसी खास क्राइटेरिया के हिसाब से सम करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं और आप किसी एक प्रोडक्ट का सम देखना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एलाइस मटन की सम आ जाए या एनीसीड सिरप की सम आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन यूज होता है सम इफ़, कि सम कर ले, जमा कर ले इफ़ अगर A2 से A14, A2 यानी इस सेल से लेकर इस सेल के दरमियान, फिर हमने क्राइटेरिया मेंशन करना है, क्राइटेरिया यानी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ हो, तो उस सूरत में C1 C2 से C14 तक चेक करें कि किस किस के आगे एलाइस मटन लिखा हुआ आ रहा है, सिर्फ उन्हीं का सम लेके आए, बाकियों को छोड़ दें। ये बिल्कुल सिंपल कमांड है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हम इसे चलाते हैं, हमने लिखा सम। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये एनी सिरप का सम आ जाए, तो एनी सिरप के सम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सम इफ, जमा कर ले अगर। सबसे पहले कह रहा है रेंज, कि आपको कहाँ से डेटा उठाना है, तो हमारे पास ये सारा डेटा इसमें से चेक करें कि कहाँ कहाँ पे एनी सिरप लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे मेंशन हुआ है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए आपने बताना है कि किस सेल को चेक करें कि कौन सी फील्ड को ढूंढना है, तो आपने कहा इस फील्ड को ढूंढना है, यानी पहले रेंज में हमने बताया कि यहाँ से ढूंढना है, सेकंड में हमने बताया कि ये ढूंढना है, और थर्ड हमारे पास है सम रेंज, यानी किसे चेक करें। तो हम यहाँ से इसका टोटल पे आके सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर कर देते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो अनीस सिरप का सम आया है वो कितना आया है, 1724। अगर आप यहाँ पे ये अनीस सिरप यहाँ से आप देखें तो ये इसका टोटल आ रहा है आपके पास, और इस टोटल को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको सिंपल यहाँ पे आप इसको प्रेस करके एक छोटी सी कमांड हम लगा देते हैं सम की। तो देखिए इसका जो, अच्छा एक नीचे और भी था 60, वो हमने नहीं लिया था, सॉरी, तो हम इसको भी 60 को भी ले लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए सेम यहाँ पर इसका सिर्फ अनीस सिरप का सम यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है। ये कमांड यूज़ होती है सम इफ की, कि अगर आप किसी खास प्रोडक्ट का सम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये आपके पास सिंपल लिखा हुआ था। अगर सपोज करें यही डेटा आपके पास आगे पीछे होता, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें यहाँ होती कुछ यहाँ होती, अगर इस तरह आपके पास डेटा मेंशन होता, जैसे हम दोबारा डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास अब भी टोटल वही आ रहा है। मैं इसे दोबारा आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि इस पूरी फील्ड के अंदर देखिए अनीस सिरप एक यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद मजीद लिखा हुआ आ रहा है, और उसके बाद एक आखिरी में लिखा हुआ है। तो इन सब के दरमियान जहाँ भी अनीस सिरप लिखा हुआ है, तो टोटल को चेक करो, वहाँ से प्लस उठा के ले आए। सिंपल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये पिछली जो हमारी क्लास थी वो सम इफ के हवाले से थी और काउंट इफ के हवाले से थी। तो उसी से रिलेटेड एक और हमारी मजीद क्लास है सम इफ्स। सम इफ्स यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ क्राइटेरिया को सम करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सपोज करें कि आपके पास दो फील्ड्स आपके पास आ रही है, एक प्रोडक्ट की और एक कस्टमर की, तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि पहले प्रोडक्ट हमारा ये हो यानी एनी सिरप, और कस्टमर हमारा पाइटिक हो, तो ही उसका टोटल लेके आए, अदरवाइज ना लेके आए। यानी आप कस्टमर को भी मेंशन करना चाह रहे हो, प्रोडक्ट को भी मेंशन करना चाह रहे, तो हमारे पास ये दोनों ओके हो तो उसका सम लाए, अदरवाइज ना लाए। तो हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पे बनाई हुई है आपके लिए कि प्रोडक्ट हमारे पास अलाइस मटन हो यानी ये रहा, और कस्टमर हमारे पास सेव्स हो तो यानी ये रहा। तो इसका टोटल देखिए यहाँ पे 900 आ रहा है, जो हमने ऑलरेडी फार्मूले के थ्रू यहाँ पे लेके आए हैं। अब ये कैसे चलाना है आप ये भी देख ले इसको। सबसे पहले आपने लिखना है सम इफ्स, यानी एस का इजाफा करना है, ब्रैकेट आपने लगाया, सम रेंज यानी किन फिगर्स को आप सम करवाना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर जितना भी आपका टोटल आ रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे।
आपने यहाँ पे कॉमा लगाया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास पहला क्राइटेरिया बताना है कि किस क्राइटेरिया को आप देखना चाह रहे हैं। तो हमने कहा हमारे प्रोडक्ट वाले क्राइटेरिया को हम लेना चाह रहे हैं। फिर आप कहेगा कि कॉमा क्राइटेरिया कौन सा है, यानी ये क्राइटेरिया रेंज थी जो हमने ले ली A2 से A14 तक, और अब हमारे पास सिंगल क्राइटेरिया बताना है कि इसमें से क्या ढूंढना चाह रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ हो वो ढूंढ के लिए है, कॉमा लगाया। फिर पूछ रहा है क्राइटेरिया 2 रेंज कौन सी है, तो वो हमारी कस्टमर वाली है, कॉमा। अब इस कस्टमर के रेंज में आपने क्या ढूंढना है, तो कह रहा है क्राइटेरिया 2 क्या होगा। हमने कहा जो भी कस्टमर में यहाँ पे लिखा हुआ होगा हमारे पास, ब्रैकेट बंद किया आपने, एंटर कर दिया। अब देखें फॉर एग्जांपल सबको हम यहाँ पे डिलीट करवा देते हैं। अब हम इनमें से यही अलाइस मार्टन हमारा प्रोडक्ट है और सेव्स हमारा यहाँ पर कस्टमर है। तो देखिए यहाँ पर ये 900 लेके आ गया। अगर हम चाह रहे थे कि अनीस सिरप का टोटल लेके आए, तो यहाँ पे अनीस सिरप लिखा आपने और सेव्स आपने यहाँ पर, तो देखिए ये जहाँ भी अनीस सिरप और सेव्स लिखा होगा तो उसका टोटल लेके आएगा। हालांकि अनीस सिरप बहुत सी जगहों पे लिखा हुआ है, लेकिन ये सबका टोटल नहीं ला रहा। और सेव्स अगर यही ऑप्शन आप नीचे भी कॉपी यहाँ पे करवा लेते तो अब इनका टोटल 890 बनता है, तो वो यहाँ पर लेके आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल समिस्ट का फंक्शन होता है कि पहला रेंज कि आपने किसे सम करवाना है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपका क्राइटेरिया 1 क्या है, क्राइटेरिया 1 आपका ये प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया। फिर इन जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया है इसमें से क्या ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 2 रेंज, क्राइटेरिया 2 रेंज ये हो गई, और क्राइटेरिया 2 यानी कि किस फील्ड को ढूंढना चाह रहे हैं वो ये हो गया। इंटर किया तो ये आप जैसे ही किसी खास कस्टमर की खास प्रोडक्ट को ढूंढना चाहें तो उस सूरत में आप इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज की जो हमारी क्लास है वो वी लुकअप के हवाले से है, यानी वर्टिकल लुकअप। देखिए वी लुकअप कई तरह के होते हैं, लेकिन हम फिलहाल बेसिक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियोज़ में भी कहा था कि हम आहिस्ता आहिस्ता एडवांस की तरफ भी साथ साथ जाते जा रहे हैं। तो अभी हम फिलहाल वी लुकअप नॉर्मल यूज़ करते हैं कि अगर एक नॉर्मल आपने रिपोर्ट कार्ड बनाया हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स और आप इनमें से बच्चों के नाम के साथ साथ उनका रिकॉर्ड भी देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सिंपल आप वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। अब वी लुकअप करने के लिए हमारे पास ये हेडिंग्स मौजूद है कि हम स्टूडेंट का नाम लिखें तो साथ साथ उसकी परसेंटेज और उसका रिजल्ट भी आ जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले परसेंटेज की ऊपर आएंगे और यहाँ पे हम वी लुकअप लिखेंगे। फिर हमसे कह रहा है कि लुकअप वैल्यू कि कौन सा सेल आप देखना चाहते हैं, तो हमने कहा इस सेल में जो भी लिखा हुआ हो वो रिकॉर्ड हमें ला के दिखाए, कॉमा आपने लगाया। फिर वो कह रहा है टेबल एरिया कि जो यहाँ पे आप लिखेंगे तो वो कहाँ जाके ढूंढें, तो हमने कहा इस रेंज के अंदर उसे तलाश करें। अच्छा रेंज के साथ साथ आप देखिए इसके लेफ्ट राइट बॉटम में 9R और 8C आ रहा है। तो 9R से मुराद 9 रोज़ है और 8C से मुराद 8 कॉलम है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमारे पास अगर ये एक है तो देखिए ये एक रो 2 3 4 ये हमारे पास मुख्तलिफ रोज़ आ रही है और एक कॉलम है यानी 1C, ये 2 कॉलम, इस तरह ये हमारे पास तकरीबन हो गए 8 कॉलम। तो अभी जो हम फार्मूला यूज़ करें इसके लिए हमें लाजमी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये सिलेक्शन ली, कॉमा लगाया और उसके बाद कह रहे हैं कि आप इसमें से कौन सा कॉलम देखना चाह रहे हैं। तो हम सबसे आखिरी वाला कॉलम देखना चाह रहे हैं या उससे पहले वाला, तो हमने कहा हमें परसेंटेज वाला कॉलम देखना है। यानी इसका मतलब कि अगर आप रेंज से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये 7वां कॉलम बन रहा है। आपने यहाँ पे लिखा 7, कॉमा लगाया। उसके बाद कह रहे हैं कि हमें मतलब इससे कम ज़्यादा वाले रिकॉर्ड हो तो वो भी शो कर दें या एग्जैक्ट आपने वही लाना है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, जिसका मकसद होता है एग्जैक्ट चेक करें कि जो हमने मांगा है वही उठा के लाए। इंटर आपने किया। अच्छा दोबारा मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। वी यानी वर्टिकल में हमें देखना है जो डेटा आपका वर्टिकल वाइज होगा। सबसे पहले कह रहा है C21 यानी ये C21 है आपका, कि यहाँ जो भी स्टूडेंट का नाम लिखा हो वो ढूंढ के लाना है। उसके बाद आपके पास ये रेंज आ गई B6 to I15 यानी जो रेड में रेंज नज़र आ रही है कि इस टेबल के अंदर से डेटा लाना है। 7 यानी 7वां कॉलम यानी जो भी नाम हम लिखे उसके कॉलम 7 में क्या लिखा है वो उठा के लिए है। और 0 यानी एग्जैक्ट वही रिकॉर्ड लाना, ना उससे कम वाला ना उससे ज़्यादा वाला। इंटर किया आपने। यहाँ पे आपने लिखा फॉर एग्जांपल तारीख। तो देखिए तारीख की जो भी परसेंटेज थी वो यहाँ पर 76 आ गई, यहाँ उठा के लिया है।
यहाँ से डेसिमल प्लेस आप करवा सकते हैं आपके पास। तो तारिक की जो परसेंटेज थी वो 70 आपके पास 6 आ रही थी। इसी तरह अब हम देखना चाह रहे हैं उमर की परसेंटेज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उमर। देखिए ये उमर की 73 परसेंटेज हमारे पास आ गई। इसी तरह हम रिजल्ट भी साथ साथ लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें दोबारा फार्मूला लगाना पड़ेगा। आपने इक्वल लगाया, लिखा वी लुकअप, यानी वर्टिकल में देखिए। अच्छा, लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू देखनी है आपने, ये वैल्यू जहाँ पर भी लिखी हो देखनी है, कॉमा डेटा कहाँ से लेके आए, डेटा इस तमाम कॉलम के अंदर सर्च करें, फिर आपने कॉमा लगाया। फिर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से कॉलम देखना है। आपने कहा मुझे आखिरी कॉलम, यानी जो हमारा कॉलम था वो 8वां था, तो हम यहाँ पे 8 लिख देते हैं, कॉमा। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि एग्जैक्ट वही डेटा लाना है, उसके लिए हम 0 लगाते हैं, ब्रैकेट बंद किया, आपने इंटर लगा दिया। अब देखिए उमर की जो परसेंटेज थी वो 73 थी, और जो उसका रिजल्ट आया वो A1 है। तो यहाँ पे आपके पास उमर नाम, उसकी परसेंटेज 73 और उसका रिजल्ट जो है वो A1 है। इसी तरह अगर हम उबैद की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिखा उबैद, तो जैसे हमने उबैद लिखा तो उबैद का जो डेटा था वो परसेंटेज 65 जी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, और उसके आगे उसका B ग्रेड आ रहा है जो यहाँ पे उठा के ला रहा है। तो ये आपका वी लुकअप बेसिक था। एक रिजल्ट कार्ड के ऊपर भी आप इस वी लुकअप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वी लुकअप के थ्रू एक और वी लुकअप के साथ साथ एक और भी होता है एच लुकअप, यानी हॉरिजेंटल। आप इसी डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद हम इस डेटा को वर्टिकल के बजाय हॉरिजेंटल देखना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से आप आ गए पे स्पेशल्स और ट्रांसपोज, यानी जो डेटा वर्टिकल है उसको हॉरिजेंटल कर देगा, और जो हॉरिजेंटल होगा उसको वर्टिकल कर देगा। तो देखिए जिस तरह हम वर्टिकल में डेटा को यहाँ पे इसने हॉरिजेंटल में कन्वर्ट करवा लिया ट्रांसपोज के ज़रिए। तो पहले हमारे पास हेडिंग कॉलम वाइज आ रही थी, और अब हमारे पास हेडिंग रो वाइज आ रही है। अगर कभी आपने डेटा इस तरह से लिखा हुआ है तो इसके लिए फिर ये वर्टिकल फार्मूला काम नहीं करेगा, लाजमी आपको हॉरिजेंटल में डेटा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम परसेंटेज, और हमने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट। अब इसके लिए फार्मूला बिल्कुल वही होगा, लेकिन इस बार हम वी की जगह एच लुकअप यूज़ करेंगे, यानी हॉरिजेंटल लुकअप। हमने कहा कि इस सेल को चेक करें कि जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ हो वो डेटा उठा के लिया है, कॉमा वो डेटा इस लिस्ट के अंदर सर्च करें कि कहाँ पे लिखा हुआ है, तो कॉमा। और अब यहाँ पर कौन सी रो आपको चाहिए, तो हमें ये जो रो चाहिए वो है परसेंटेज वाली। तो अगर हमने ये जो रेंज शुरू से ली है तो इससे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमने 8 लिखा आखिरी में, कॉमा और 0 यानी एग्जैक्ट मैच करके लिया है, इंटर। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम कुछ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अली, सॉरी जी यहाँ पे हम लिखेंगे, लेकिन एक हमने थोड़ी सी, क्योंकि हमने यहाँ से रेंज ले ली थी तो इस वजह से वो डेटा यहाँ से काउंट कर रहा है। हम एक दोबारा इसको चला लेते हैं। एक बार हमने लिखा एच लुकअप खाली सेल, कॉमा रेंज आपने यहाँ से लेनी है, कॉमा 8 जो हमने कहा था 8वीं रो हमें लेनी है, कॉमा 0। अच्छा इस बार हम 8 नहीं लिखेंगे, इस बार हम 7 लिखेंगे, क्योंकि हमने रेंज ऑलरेडी नीचे से ली है, पहले हमने कॉलम एक्स्ट्रा ले लिया था, रो, इंटर। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल अहमद, तो अहमद के जो नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पे देखें परसेंटेज 50 आ रही है। इसी तरह यहाँ पे हमने लिखा 7, यहाँ उमर, इसकी परसेंटेज उमर की हमारे पास 73 आ रही है। इसी तरह रिजल्ट वाला आप लाना चाह रहे हैं, दोबारा कंटिन्यू करता हूँ मैं, एच लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट किया आपने, कहाँ से स्टार्ट, किस सेल को आप देखना चाह रहे हैं, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ, कॉमा लिस्ट कहाँ से काउंट करें, तो लिस्ट आपने यहाँ से काउंट करनी है, यहाँ तक उठाई आपने, और देखिए यहाँ पे हमारे पास 8R यानी 8वीं रो का डेटा हमें चाहिए। सिलेक्शन लिया आपने, कॉमा 8 लगाया, 0 ब्रैकेट बंद। तो इस बार 8 हम इसलिए लगा रहे कि पिछली बार हमने 7 लिया था ऊपर, तो 7 लेने की वजह थी कि ये 7वीं रो परसेंटेज वाली, और 8 हमने लिया है ताकि हमें रिजल्ट वाला डेटा नज़र आए।
तो यहाँ पे आप देखिए इस बार हमने 8 लिया है। तो अब जब भी हम यहाँ पे नाम लिखेंगे जैसे कि ताहिर, तो देखिए ताहिर की परसेंटेज हमारे पास यहाँ पर 80 आ गई और उसका ग्रेड हमारे पास A1 आ गया। तो ये आपका था वी लुकअप फार्मूला और एच लुकअप। शुक्रिया।